हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे अपने दिसंबर के करंट अफेयर्स का सेक्शन। ठीक है, जिसमें कि हम पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इससे पहले हम 3 मंथ्स के पहले भी करवा चुके हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के करंट अफेयर्स। अगर आपने नहीं जाके देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और भी हमारी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, तो अगर आपको देखनी है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम इज और आर प्रेजेंटली ऑपरेटेड बाय आरबीआई? कौन से पेमेंट सिस्टम को अभी प्रेजेंट में आरबीआई ऑपरेट कर रहा है? कौन से को ऑपरेट कर रहा है? फर्स्ट है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, सेकंड है एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, थर्ड है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो लगभग आप सबको पता ही होगा कि इनको कौन ऑपरेट करता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट और जो नेफ्ट है, इसको इन दोनों को ही आरबीआई करता है, आईएमपीएस को नहीं करता है, क्योंकि आईएमपीएस को जो ऑपरेट करता है वो है एनपीसीआई। कौन है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको ऑपरेट करती है। आरटीजीएस और नेफ्ट को आरबीआई ऑपरेट करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग, और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट बना कब था? देखो, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आया था 2004 में। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट आया था 2004 में, और इसमें जो होता है वो ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन इसमें किया जाता है। आरटीजीएस किसके लिए होता है? जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उनके लिए होता है। किसके लिए होता है? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है हमारा आरटीजीएस। ठीक है, और मतलब मिनिमम इसमें 2 लाख और अबो ही होंगे। मतलब आप मिनिमम 2 लाख से ज़्यादा इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे कम नहीं। मिनिमम 2 लाख एंड अबो ही इसमें ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, कब से कब तक चलता है? अभी इसका जो टाइम है वो है 7 AM to 6 PM ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सेकंड सैटरडे, मतलब सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे जो भी होते हैं मंथ के, उनमें इनकी छुट्टी होती है और 7 से 6 बजे तक ये काम करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, अभी इसकी प्लानिंग चल रही है कि इसको 24/7/365 बेसिस पे चलाने की। कितनी? 24/7 बेसिस पे इसको चलाने की प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आरटीजीएस। नेफ्ट क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये कब आया था? ये आया था 2005 में। ये कब आया था? 2005 में आया था। और दिसंबर, अभी जो दिसंबर 2019 था ना, उसमें क्या किया गया था? इसको 24/7 कर दिया गया है। इसको 24/7 कर दिया गया है। किसको? नेफ्ट को। ठीक है, और ये मेनली किसके लिए होता है? स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, मतलब 2 लाख से जो नीचे होते हैं उनके लिए ही होता है। और मेनली क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पैसे डलवाने जाते हो तो इनमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैचेस में होता है। मान लो 10 के इतने रुपए आ गए हैं तो 10 को फिर वो एक साथ ट्रांसफर करते हैं। मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है पैसे पहुंचने में। लेकिन आरटीजीएस क्या होता है? वो रियल टाइम होता है। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम होता है। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, आपने अभी 10 लाख रुपए दिए, आपके अभी डल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या होता है? ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे नहीं होता। इनकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो बैचेस में होती है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि अभी जो प्लानिंग चल रही है कि 24/7 बेसिस पे इनको कर देंगे, तो कंट्री जो है कुछ ही कंट्रीज़ में आ जाएगी जिनमें 24/7 जो हमारे लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन भी रियल टाइम पे 24/7 हो पाएंगे। हमारी कंट्री उनमें आ जाएगी। ठीक है, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 51 कि आरबीआई आरटीजीएस और नेफ्ट दो को ही वो करता है, क्या बोलते हैं, ऑपरेट करता है। आईएमपीएस को कौन ऑपरेट करता है? एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। Nobel Prize in Economic Science 2020 has been jointly awarded to Paul Milgrom and Robert Wilson for the contribution in the field of। अभी नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में 2020 में। किसको मिला है? मिलोग्राम और रॉबर्ट विल्सन को। ठीक है, मिलोग्राम और विल्सन को, दो को मिला है नोबेल प्राइज। तो इसमें बोल रखा है कि किस फील्ड में मिला है, तो याद रखना वो किस फील्ड में मिला है उनको मिला है ऑक्शन थ्योरी देने के लिए, इंप्रूवमेंट टू दी ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी में इंप्रूवमेंट करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? विद रेफरेंस टू मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एक बार पहले भी मैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट करवा चुकी हूँ। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है जब भी आप किसी भी कंपनी का कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ करने का जो भी वो कार्ड है, जब आप एटीएम में जाते हो तो उससे आपका कोई मतलब कुछ अमाउंट कट जाता है, उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट उसी को बोलते हैं।
तो इसमें देख लेते हैं क्या बोल रखा है। द मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन विच इज डन थ्रू क्रेडिट, डेबिट और क्यूआर कोड। ये इस परसेंटेज की फॉर्म में आता है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। इसकी जो वैल्यू है वो परसेंटेज की फॉर्म में शो होती है। सेकंड है प्रेजेंटली द एमडीआर इज कम्प्लीटली मार्केट डिटरमाइंड। जो अभी जो है वो करंटली जो है ये मार्केट डिटरमाइन है, ऐसा नहीं है। अभी जो एमडीआर है वो क्या है, आरबीआई फिक्स करती है। कौन फिक्स करती है? फिक्स्ड बाई आरबीआई। अभी प्रेजेंटली में आरबीआई इसको फिक्स करती है और परसेंटेज में डिटरमाइन होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और क्या है, ये जो चार्ज है ना, मान लो आपका जो एमडीआर का पैसा कटा वो कहाँ जाएगा, तो वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो एमडीआर का पैसा वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक तो कस्टमर के बैंक में, दूसरा एक मर्चेंट बैंक में, और एक जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है वहाँ पे, ठीक है। ये 3 जगह इनका पैसा वो होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। कस्टमर बैंक मतलब जहाँ पे मान लो आप पैसे निकलवाने गए हो, आपका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, तो कुछ पैसा जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में। फिर एक है मर्चेंट बैंक मतलब जिसके एटीएम से आप पैसा निकलवा रहे हो, जैसे कि मान लो आप एसबीआई के एटीएम से पैसा निकलवा रहे हो, तो वो हो गया मर्चेंट बैंक। और थर्ड है पेमेंट सिस्टम, मतलब आप डेबिट कार्ड जिसका भी यूज़ कर रहे हो, मान लो मास्टर कार्ड का कर रहे हो, वीज़ा कर रहे हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका पैसा वहाँ जाएगा। तो इन 3 जगह पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है एमडीआर का, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। समझ में आ गया? क्या है? फी चार्ज जो मर्चेंट्स को होती है, बैंक जो वो करते हैं, ठीक है, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्यूआर कोड यूज़ करने पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड तो इसका रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के बारे में बताना है हमें। फर्स्ट है इट इज़ पब्लिश्ड बाई NSO द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपने हमारी इकोनॉमिक्स वाली सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने ये सारे ही करवाए हुए हैं कि मतलब सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल वर्कर, जो भी है रूरल लेबर जितने भी हैं, ठीक है, तो वो सारे करवाए हुए हैं। लेकिन चलो आज एक बार मैं फिर से करवा देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वो सीरीज़ कंप्लीट हुए, ठीक है। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो NSO रिलीज़ नहीं करता है, कोई भी। देखो एक चीज़ याद रखना, लेबर और वर्कर जहाँ पे भी आ जाए उसको कौन उस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करेगा? उस इंडेक्स को रिलीज़ करेगी हमारी लेबर ब्यूरो, ठीक है। याद हो गया? जैसे कि आ गया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर आ गया इसमें, तो इसको कौन रिलीज़ करेगी? लेबर ब्यूरो, ठीक है। इनको कौन रिलीज़ करेगी? लेबर ब्यूरो, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं पहले। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर इज यूज टू कैलकुलेट द डियरनेस अलाउंस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यस, सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। थर्ड है द बेस ईयर ऑफ सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर हैज़ रिसेंटली बीन रिवाइज फ्रॉम 2001 टू 2016। यस, ये भी अभी रिवाइज हुआ है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हो गई हमारी करेक्ट, ठीक है। अभी देखो अभी क्या है, सीपीआई हमें इंडस्ट्रियल वर्कर का पता चल गया कि ये लेबर ब्यूरो निकालती है। लेबर ब्यूरो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। बेस ईयर आपको पता चल गया इसका, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, देखो जैसे सीपीआई आपको इंडस्ट्रियल वर्कर का पता चल गया, क्या है इसका बेस ईयर कितना है? इसका बेस ईयर 2016, अभी जो चेंज हुआ है, और इसको निकालती कौन है? लेबर ब्यूरो, ठीक है। ऐसे ही है सीपीआई रूरल लेबर, और ऐसा ही है एक सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। ये 3 है, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर। दोनों को कौन निकालता है दोनों को लेबर ब्यूरो, इसको भी लेबर ब्यूरो और इसको भी लेबर ब्यूरो। तो इनका बेस ईयर कितना है? इन दोनों का बेस ईयर सेम है, कितना है? 1986-87। कितना है? 1986-87, दोनों का बेस ईयर सेम है, ठीक है। और इन तीनों को कौन निकालता है? लेबर ब्यूरो, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर में वहाँ की आपको पता चल गया सैलरी उनकी होती है, डियरनेस अलाउंस कितना दिया जाता है। सीपीआई रूरल लेबर में क्या मापोगे कि मतलब जो भी रूरल लेबर कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं उनका इन्फ्लेशन मापना है, ठीक है। और एग्रीकल्चर लेबर में जितना भी एग्रीकल्चर लेबर यूज़ करते हैं उसको, ठीक है, उतना आपको करना है, ठीक है। तो ये है हो गया। और क्या है? एक है सीपीआई रूरल, एक होता है सीपीआई रूरल, एक होता है सीपीआई अर्बन, और एक होता है कंबाइंड। तो इन तीनों को कौन रिलीज़ करता है? इनको करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जो बेस ईयर है वो है 2012। एक है डब्ल्यूपीआई, ये सारे सीपीआई के पार्ट हो गए। एक है डब्ल्यूपीआई, इसका बेस ईयर कितना है? 2011-12, ठीक है। इसका जो बेस ईयर है वो 11-12 है। और इसको रिलीज़ कौन करता है? याद रखना, इसको रिलीज़ कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर? इसको रिलीज़ करता है। किसके अंडर आता है इकोनॉमिक एडवाइजर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड इंडेक्स कौन सा है? डब्ल्यूपीआई, ठीक है। और याद रखना डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज मेजर नहीं होती हैं। क्या होती है? सर्विसेज मेजर नहीं होती हैं। और ये कहाँ से मापता है? प्रोडक्शन साइड से ये मतलब कैलकुलेट करता है इंडेक्स को, मतलब इन्फ्लेशन को
प्रोडक्शन साइड से वो करता है, और जो सीपीआई है वो कहाँ से करता है, कंज्यूमर साइड से मेज़र करता है, ये कंजप्शन साइड से करता है। ठीक है, तो ये सारे आपको मैंने ईयर भी बता दिए, ये बेस ईयर हैं और ये इनको बेस ईयर हैं और ये निकालने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 54। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आ रही है, प्लीज़ वो करना, नहीं तो मैं आज लेक्चर करवा ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, विद रेफरेंस टू अपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है कि आरबीआई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है। सबसे पहला है द आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। जो ये है आरबीआई का जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। सेकंड है द आरबीआई गवर्नर इज अपॉइंटमेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। 5 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसका टाइम पीरियड इतना होता है। थर्ड है कि आरबीआई एक्ट 1934 हैज़ लेड डाउन द क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर। कि आरबीआई एक्ट 1934 में क्वालिफिकेशन दी गई है कि आरबीआई गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले कि आरबीआई गवर्नर और जितने भी वहाँ के डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट करती है वो होती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है, कौन ये करती है। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट किसकी रिकमेंडेशन पे करती है, ये करती है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी की बेस पे। किसकी रिकमेंडेशन पे, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी के बेस पे ये करती है। ठीक है, क्या करती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसके रिकमेंडेशन पे किनका वो करती है, अपॉइंटमेंट करती है आरबीआई गवर्नर का और डिप्यूटी गवर्नर्स का। किसका, आरबीआई गवर्नर्स का और डिप्यूटी गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट करती है। दूसरी चीज़ क्या है, जो ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी है, इसको हेड कौन करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आता है, इसको हेड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी। यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंस सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो यहाँ पे कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करता है। दूसरी चीज़, इसकी जो टर्म है, गवर्नर हो चाहे डिप्यूटी गवर्नर हो, इनकी जो टर्म है वो 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, 5 ईयर से कम ही रहनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता, क्योंकि कौन अपॉइंट करती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। और क्या है, ये रीअपॉइंट भी नहीं हो सकते, नॉट एलिजिबल फॉर नो रीअपॉइंटमेंट, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या है, एक और चीज़ याद रखना, इसमें थर्ड स्टेटमेंट भी बोल रखा है कि आरबीआई एक्ट में ये बोल रखा है कि उनकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी। नहीं, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, कोई भी बन सकता है, आप आईएएस ऑफिसर हो, आप कुछ भी हो, सब कुछ आप तो आरबीआई के गवर्नर बन सकते हो। ठीक है, और मेन है कि इनको रिमूव कौन करता है, सबसे पहले नो क्वालिफिकेशन, ये तो आपको पता ही चल गया स्टेटमेंट से ही। ठीक है, नो क्वालिफिकेशन, और क्या है, इनका रिमूवल कौन करता है, इनका रिमूवल भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनका रिमूवल भी कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको रिमूव करती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग हो गए, सेकंड करेक्ट है। तो इसमें पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, बी। ठीक है, तो ये हो गया इसके अपॉइंटमेंट के बारे में, आरबीआई गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में। अब कुछ फैक्ट्स आरबीआई के बारे में अगर मैं आपको लिखवाऊँ, कुछ फैक्ट्स कहाँ लिखवाऊँ, तो देखो आरबीआई गवर्नर के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखवा रही हूँ। ठीक है, मतलब ये कई बार वैसे स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, आरबीआई का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, सबसे पहले आरबीआई का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर। कौन होता है, गवर्नर। आरबीआई का एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नर। और हमारे पहले गवर्नर कौन थे, आरबीआई के जो गवर्नर की बात चल रही है, तो हमारे फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ, ये थे, सभी को पता होगा। ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ हमारे पहले गवर्नर थे। तो ये तो इंग्लिश लग रहे हैं, लेकिन हमारे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख हमारे पहले वो गवर्नर थे। पहली वुमेन डिप्यूटी गवर्नर कौन थी, फर्स्ट वुमेन डिप्यूटी गवर्नर कौन थी, पहली वुमेन डिप्यूटी गवर्नर कौन बनी थी, सबसे पहले वो बनी थी के.डी. उदेशी। क्या थी, के.डी. उदेशी, ये पहली डिप्यूटी गवर्नर बनी थी किसकी, आरबीआई की। और ऐसे कौन से हमारे पीएम हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो हैं अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो हमारे आरबीआई के हेड भी रह चुके हैं। और आरबीआई के एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीआई के ऑफिशियल लोगों में क्या क्या है, ऑफिशियल लोगों में एक टाइगर है और पाम ट्री है। ठीक है, एक बार ऑफिशियल लोगो जाके देखना क्या क्या है। ठीक है, एक टाइगर है और एक पाम ट्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हमारा इसके बारे में हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 55 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैज रिसेंटली बीन गिवन द ब्रांडिंग ऑफ कस्तूरी टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट। कस्तूरी किसका नाम दिया गया है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबने ही सुना होगा कस्तूरी के बारे में। कस्तूरी क्या है? कॉटन का नाम है। अभी इंडिया ने सबसे पहले अपना ब्रांड या लोगो किसी भी कॉटन का वो यूज़ किया है कस्तूरी के नाम से। ठीक है, कब किया है याद रखना, वर्ल्ड कॉटन डे पे किया था। कब किया था? वर्ल्ड कॉटन डे पे किया था। वर्ल्ड कॉटन डे कब था? 7 अक्टूबर को। कब था? 7 अक्टूबर का था वर्ल्ड कॉटन डे। तब रिलीज किया था ये कस्तूरी कॉटन का लोगो। ठीक है, ये क्या है? ज़्यादा वाइट, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस, इंडियननेस, एवरीथिंग इट विल रिप्रेजेंट। ओके, और क्या है कि इंडिया, अगर मैं बताऊँ कि और क्या बता सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में कि देखो प्रोडक्शन देख लो। वैसे नॉर्मल कॉटन का जो है प्रोडक्शन देख लो कि नॉर्मल जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया। तो पहला कौन है? पहला है चाइना। ठीक है, पहला चाइना है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कंजप्शन में सबसे पहले नंबर पे हम, कंज्यूमर में क्या है? हम पहले नंबर पे हैं। और पहले नंबर में कहाँ पे हैं? एक्रिएज में, मतलब उगाने में, जहाँ पे एकड़ में जितना उगता है वहाँ पे भी हम फर्स्ट नंबर पे हैं। ठीक है, तो कॉटन एक्रिएज में फर्स्ट नंबर पे है, कंजप्शन में पहले नंबर पे और प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। और प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा फिर कहाँ पे होता है? अगर प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर तेलंगाना में। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हमारा कॉटन पाया जाता है। ठीक है, और हम कितना प्रोड्यूस करते हैं टोटल वर्ल्ड का? 23%। वर्ल्ड प्रोडक्शन का 23% इंडिया में होता है। और ये तो हो गए हम फर्स्ट लार्जेस्ट हो गए खाने में, और सेकंड लार्जेस्ट हो गए प्रोड्यूस करने में। तो एक्सपोर्ट करने में कितने? तो उसमें थर्ड लार्जेस्ट है हम एक्सपोर्ट करने में इसको, कॉटन को। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ है तो देखो WTO का एक इनिशिएटिव है कॉटन 4, उसमें 4 कंट्रीज आते हैं, कॉटन 4 कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। बेनिन है, एक बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो है, चाड है और माली है। ये कॉटन 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, कॉटन 4 कंट्रीज, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन पाया जाता है। ठीक है, कॉटन 4 कंट्रीज। WTO का इनिशिएटिव है। किसका इनिशिएटिव? WTO का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद इंडिया में भी बनी हुई है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब बनी थी? इंडिया में 1970 में बनी थी। किसके अंडर बनी थी? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर बनी थी। किसके अंडर बनी थी? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर बनी थी। क्या है ये? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? बेलापुर में। कहाँ पे है? बेलापुर, जो नवी मुंबई में है ना, वहाँ पे महाराष्ट्र में इसके हेडक्वार्टर है। दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक और 2 चीज़ें और लिखवा रही हूँ। कहाँ लिखवाऊँ? देखो नीचे देखो, 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं किसके? कॉटन रिसर्च के। इंडिया में 2 सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं कॉटन रिसर्च के। कौन कौन से हैं वो? एक तो है नागपुर, एक तो है हमारा नागपुर, और एक है हमारा सिरसा। सिरसा कहाँ पे है? हरियाणा में है। और एक नागपुर कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में। यहाँ पे 2 कॉटन के रिसर्च सेंटर खुले हुए हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉटन का रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? एक नागपुर में है महाराष्ट्र में, एक सिरसा हरियाणा में है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर है। 1970 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर, PSU है ये। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसके महाराष्ट्र में है। कॉटन 4 कंट्रीज, प्रोडक्शन। कस्तूरी क्या है? कस्तूरी एक कॉटन का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ पब्लिक डेट ऑफ सेंटर। सेंटर के पब्लिक डेट में क्या क्या आता है? ठीक है, कि सेंटर के पब्लिक डेट में क्या क्या आता है। ठीक है, तो देखो इसको तो हम वहीं देख लेते हैं सबसे पहले कि जो टोटल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ होती हैं। देखो अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 2019-20 में कि टोटल जो लाइबिलिटीज़ है ना, लाइबिलिटीज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो 46% ऑफ इंडियाज़ GDPs हो गई हैं। इंडिया की GDP का 46.5% हो गई हैं, अप्रोक्स 46 लिख रही हूँ मैं। ठीक है, 46% हो गई हैं इंडिया की GDP का हमारी टोटल लाइबिलिटीज़। तो टोटल लाइबिलिटीज़ में इंडिया की में क्या क्या आता है? लाइबिलिटीज़ में क्या आता है? लाइबिलिटीज़ में आता है कि जो पब्लिक डेट आता है, एक तो पब्लिक डेट आता है, और एक आता है हमारा पब्लिक अकाउंट में आता है। एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये दोनों किस में आते हैं? हमारी लाइबिलिटीज़ में आते हैं। मतलब ये बोझ है हमारे पे। पब्लिक डेट मतलब हम बाहर से भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बाहर से लेते हैं तो कहीं से भी, मतलब मान लो किसी कंट्री से ले लिया, या फिर किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, अगर हम इंटरनल की बात करें, इंटरनल डेट हम कहाँ से लेते हैं? जैसे कि टी बिल्स हो गए हमारे, डेटेड सिक्योरिटीज़ हो गई, वेज एंड मीन्स एडवांसेस हो गए। और क्या हो सकता है इसमें? और बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड हो गए। ठीक है, और क्या है? सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड हो गए।
ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इंटरनल डेप्ट के अंदर आते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि पब्लिक अकाउंट में एक होती है जो लोग ये सेविंग करते हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड किसके अंदर आता है, पब्लिक अकाउंट के अंदर। इसको लायबिलिटी क्यों माना गया है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अमाउंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट कर देती है। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इसके अमाउंट को गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है, इसीलिए ये गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ बन जाते हैं। इसलिए क्या बन जाते हैं, ये भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ में आते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैंने देख ली टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। टोटल लायबिलिटीज़ क्या है, एक पब्लिक डेप्ट के अंदर आती है और एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के में जो लोग हमारे पैसे डाल रहे हैं उसको गवर्नमेंट कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कुछ खरीदने में यूज़ कर देती है, तो उसको वो भी एक टाइप की लायबिलिटी है। और हम जो बाहर से लोन लेते हैं, चाहे बाहर से लें चाहे अंदर से लें, पब्लिक डेप्ट में दोनों आते हैं। इंटरनल में कौन कौन सा आता है, टी बिल, स्टेटेड सिक्योरिटीज़, WMA और बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं इस पे 57 पब्लिक डेप्ट में कौन सा आता है। अभी बताया मैंने पब्लिक डेप्ट में कौन कौन सा आता है। टी बिल्स आते हैं पब्लिक डेप्ट में, यस इंटरनल वाले में आता है। डेटेड सिक्योरिटी आती है, बैंक कैपिटलाइजेशन बॉन्ड एंड सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ये भी आते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम आती है क्या, अभी बताया ये क्या आती है, ये पब्लिक अकाउंट में आती है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आती है, ये पब्लिक डेट के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो स्मॉल सेविंग स्कीम पब्लिक वैसे लायबिलिटी ही है, ये लायबिलिटी ही है, लेकिन ये पब्लिक डेट के अंदर नहीं आती है। फोर्थ है लोन फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, यस ये भी आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। तो आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कितनी लायबिलिटीज़ हैं क्या है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहे हैं, हमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है 1955 उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट में ऐड और रिमूव ए कमोडिटी फ्रॉम द परव्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इंडिया में मतलब क्या है, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो हैं वो किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से हटा भी सकते हैं और वो भी कर सकती हैं, ऐड भी कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इससे हटा सकती है और वो कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। सेकंड है प्रेजेंटली द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर कंप्लीटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। क्या हम जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं कंप्लीटली आउटसाइड कर दी हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अब भी हैं हमारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, बस स्टॉक लिमिट उनकी थोड़ी सी डाइल्यूट कर दी गई है। जैसे कि स्टॉक लिमिट तभी लगाएंगे, किसी भी सामान पे स्टॉक लिमिट तभी लगेगी अब जब अगर वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, अगर वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है तो क्या होगा, तो अगर उसका 100% प्राइस इंक्रीज हो जाता है, अगर उसका 100% प्राइस इंक्रीज हो जाता है मतलब डबल हो जाता है प्राइस, तो उसको हम वो करेंगे, तो उसकी स्टॉक लिमिट लगाएंगे। अगर कोई और है मतलब नॉन पेरिशेबल एग्री फूड आइटम है, एग्रीकल्चरल फूड आइटम, नॉन पेरिशेबल अगर एग्री फूड आइटम है तो उसमें क्या होगा, अगर आपका 50% से ज़्यादा रिटेल प्राइस इंक्रीज होता है तब स्टॉक लिमिट लगाएंगे। तो ये हैं थोड़ी सी वो कर दी हैं। अभी गवर्नमेंट कभी भी नहीं लगा सकती, जब उनका प्राइस ज़्यादा होगा तभी लगाएंगे। ठीक है, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से कंप्लीटली आउटसाइड नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 59 है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में हमें बताना है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप अभी मतलब क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप प्रोवाइड्स फॉर ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस ऑन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड हैंस रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो एक टाइप का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को, इसलिए इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है प्रेजेंटली देयर आर नो गाइडलाइंस इन इंडिया फॉर द इशुएंस ऑफ CDS। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई गाइडलाइंस नहीं है। 2011 में ही इसके लिए इंडिया ने गाइडलाइंस निकाल दी थी, अभी फर्दर इसमें गाइडलाइंस निकाली है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आ गया ई। अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आप बोलोगे कि होता क्या, सबसे पहले देखो, अगर कोई भी मान लो कॉर्पोरेट बॉन्ड, कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड इशू करती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करती है, मान ली ये एक्स कंपनी थी, इसने अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए। अगर इसने अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए तो बॉन्ड कोई भी कंपनी क्यों इशू करती है, ताकि उसको, क्योंकि उसको मनी बोरो करनी होती है। ठीक है, क्योंकि उसको मनी बोरो करनी होती है। अब जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इनमें पैसा क्यों नहीं लगाते कि बाई चांस ये कंपनी भाग जाए, या मतलब रिस्क होता है डिफॉल्ट का, मतलब क्या होता है इसमें रिस्क होता है डिफॉल्ट का, इसलिए मतलब डरते हैं लोग इसमें पैसे डालने से। तो इसी के लिए एक चीज़ आई है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, एक टाइप का इंश्योरेंस है, डिफॉल्ट पे इंश्योरेंस है। क्या है, एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस ऑन डिफॉल्ट।
डिफ़ॉल्ट पे एक टाइप का ये वो है, इंश्योरेंस है। जैसे कि इससे क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, देखो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप में क्या होता है, जो प्रोटेक्शन, इसमें भी दो चीज़ आती हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप में दो चीज़ आती है, एक होता है प्रोटेक्शन बायर। प्रोटेक्शन बायर मतलब मैं अगर पैसे लगा रही हूँ कॉर्पोरेट बॉन्ड में, तो प्रोटेक्शन अपने पैसे की किसको चाहिए, मेरे को चाहिए ना, तो मैं होगी प्रोटेक्शन बायर, ठीक है। उसके बाद एक होता है प्रोटेक्शन सेलर। प्रोटेक्शन सेलर मतलब जो उस इंश्योरेंस को देगा, जो भी एंटिटी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप देगी, वो होती है प्रोटेक्शन सेलर। तो जो प्रोटेक्शन बायर है ना, वो मतलब मान लो इन्वेस्टर, मैं हूँ इन्वेस्टर, मैं प्रोटेक्शन बायर हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, सीडीएस को प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे इंश्योरेंस में देना पड़ता है, मेरे को क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। अगर बाई चांस कभी अगर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड डिफ़ॉल्ट में जाते हैं, अगर वो कभी कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो जो ये प्रोटेक्शन सेलर है, ये मेरे को कंपनसेट करेगा उसके लिए। तो मेरी उसकी तरफ से, मतलब कंपनी की तरफ से ये कंपनसेट करेगा, मेरे पैसे ये देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, एक टाइप का इंश्योरेंस ही मान लो इसको, ठीक है। और इंडिया में 2011 में इसके लिए गाइडलाइंस आ गई थी, और अभी फर्दर इसके लिए गाइडलाइंस आई है, इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र। टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र एक पीपीपी मॉडल है, ठीक है। टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र एक पीपीपी मॉडल है नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो हमें बतानी है, ठीक है। फर्स्ट है, अंडर दिस द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू नेशनल हाईवे इन इंडिया। एक चीज़ याद रखना, टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र, देखो याद रखना, डायरेक्ट टोल आ गया, मतलब जो प्राइवेट है उसको बनाना नहीं है, रोड बना के सरकार देगी, एनएचएआई बनाएगी उसको, रोड को, आपको केवल टोल लगाना है, ऑपरेट करना है कुछ साल के लिए, और बस आप कुछ साल चला के, जब तक लीज पे है तब तक चला के, और उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देना। वो है टीओटी, टोल ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस, पीपीपी मॉडल में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट पे नहीं है, कंस्ट्रक्शन प्राइवेट नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, गवर्नमेंट करके देगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, दिस मॉडल इनेबल्स द एनएचएआई टू रीपे इट्स डेट एंड रेज मनी फॉर अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाईवे। अब देखो यहाँ पे हाईवे किसने बनाया था, अभी मैंने बताया एनएचएआई ने बनाया। तो एनएचएआई ने जो पैसे लगा दिए, वो पैसे किससे लेगी, प्राइवेट प्लेयर से, जो वहाँ पे टोल चला रहा है, ठीक है। तो वो पैसे उससे लेगी। तो इस मॉडल से क्या होता है, जो एनएचएआई है वो अपने डेट को रीपे कर पाती है, वहाँ से मनी ले पाती है और नए हाईवे बना पाती है, ठीक है। उसको वहाँ पे टोल लगा के बहुत दिन तक रहने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्टिंग रेट्स के हिसाब से पैसे उसको दे देते हैं कि हम हर साल आपको इतने इतने पैसे देंगे, तो उसको वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, टोल लगा के अब वो नए हाईवे बना सकती है और उसको वहाँ से पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड सही है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है, तो बी आ गया इसका आंसर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 है, एक स्कीम दे रखी है और उसका क्या मैंडेट है ये दे रखा है। सबसे पहले है आयुष्मान सहकार स्कीम। आयुष्मान सहकार स्कीम क्या है, प्रमोशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज़ बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो आयुष फैसिलिटीज़ को प्रमोट करेंगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आयुष्मान सहकार स्कीम में यही है। इसमें क्या है, हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, इसमें करना है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है इसमें। और ये आयुष्मान सहकार स्कीम रिलीज़ किसने की है, एनसीडीसी ने, नेशनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कोऑपरेटिव है, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये अब बोलोगे कि ये क्या है, ये 1963 में बनी है ये, ठीक है। ये कब बनी है, 1963 में बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। इसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है। तो इसका मतलब ये आयुष्मान सहकार स्कीम किसके अंडर आ गई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्री एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आयुष्मान सहकार देखते या बोलोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसको निकाला है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं, ये नहीं निकाली है, किसने निकाली है, एनसीडीसी ने, और एनसीडीसी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई सही। सेकंड देख लेते हैं, टाइड। टाइड की फुल फॉर्म क्या होती है, टाइड होती है टेक्नोलॉजी, टाइड होती है टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये होती है टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ये होती है टाइड स्कीम, ठीक है। टाइड स्कीम का मेन वो क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स को वो करना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योर्स को, ये तो आपको स्टेटमेंट देख के पता चल गया होगा, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना, तो इसका मेन एम है, मेन चीज़ क्या है कि हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनको हेल्प करेगी, ठीक है। हायर एजुकेशन मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको हेल्प करेगी, उनको असिस्ट करेगी, ताकि वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो सेंटर्स हैं उनको इंक्यूबेट कर सकें, ठीक है, उनको इंक्यूबेट कर सकें। और जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वो हो सकें,
ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टार्टअप शुरू कर सकें, यंग एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू कर सकें। और इसको निकाला किसने है? पहला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने निकाला था। तो टाइड को किसने निकाला है? याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, यही है MEITY, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का कुछ है, ठीक है। ये पता नहीं क्या फुल फॉर्म है, माइंड से बाहर चली गई है, ठीक है। तो ये है MEIT ने इसको निकाला है, और ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसका, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये स्कीम भी होगी हमारी 2। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है हमारा C, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है? हमें NCDC के बारे में स्टेटमेंट बनाने। अभी बताया था ना मैंने, NCDC ऊपर देखो, ये रहा NCDC, ठीक है। तो अब देख लेते हैं NCDC क्या है। सबसे पहले इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, यस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेटअप अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनी है। टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू कॉर्पोरेटिव्स अक्रॉस इंडिया, यस कोऑपरेटिव्स को असिस्ट करने के लिए बनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अभी बताया मैंने। सेकंड है इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अभी बताया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं, ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, फर्स्ट होगी करेक्ट, तो आंसर आ गया इसका A। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट के बारे में हमें बताना है। एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑफ क्या है? इंटरेस्ट रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑफ इंटरनेशनल, क्या बोले जा रहे हो? एक्सटर्नल बेंचमार्क ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है? सबसे पहला है द RBI हैज़ मैंडेटेड द बैंक्स टू डू अवे विद MCLR रेजिम कंप्लीटली एंड इंस्टेड अडॉप्ट द एक्सटर्नल बेंचमार्क फॉर बोथ फिक्स्ड एंड वेल एज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स, ठीक है। सबसे पहले क्या, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कंप्लीटली, ठीक है, बोथ, ठीक है। बोलिए क्या है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है। लगभग एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स UPSC में रॉन्ग होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। 90% रॉन्ग होती है, ये नहीं बोल रही मैं 100% होती है, समटाइम्स दे मे बी करेक्ट, ठीक है। तो सेकंड है अंडर दिस द लोन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू लिंक द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स टू द रेपो रेट एज वेल एज इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। एक्सटर्नल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट में क्या होगा? आपके जो इंटरेस्ट रेट होगा वो किससे कनेक्ट होगा? वो होगा रेपो रेट से कनेक्ट, और इंटरेस्ट रेट जो भी डिपॉजिट्स का है उसके ऊपर। तो देखो इसमें सबसे पहले है कि RBI ने है ना MCLR रेजिम को ख़त्म कर दिया है। कहाँ पे? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स में, ना कि फिक्स्ड में। फिक्स्ड में अभी भी MCLR सिस्टम चल रहा है, फिक्स्ड में MCLR सिस्टम अभी फिक्स्ड में चल रहा है, फ्लोटिंग में हट गया है, ठीक है। तो फिक्स्ड में अभी चल रहा है, तो कंप्लीटली अभी वाइप ऑफ नहीं हुआ है MCLR सिस्टम, ठीक है। तो कंप्लीटली नहीं हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ठीक है। और यस फिक्स्ड में अभी है और फ्लोटिंग में अभी नहीं है, ठीक है। इस अभी क्या है? अभी गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है किसके अंदर, मतलब अभी फिक्स्ड के अंदर गवर्नमेंट ने वो दिया है, ऑप्शन दिया है कि आप किसी भी 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क से कनेक्ट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट रेट को। किसमें? फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट वाले हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने इंटरेस्ट रेट को किन्हीं भी 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क से वो कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। जैसे कि या तो आप रेपो से करो, या T जो 91 है, T बिल्स 91 उनसे करो, या T 182 डेज वाले हैं उनसे करो, या फिर कोई भी बेंचमार्क जो FIBIL जो पब्लिश करती है कोई भी बेंचमार्क, उसके FIBIL क्या है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, ये कोई बेंचमार्क निकालेगी, या फिर उससे लिंक करो। इन 4 से आपको लिंक करना है, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट क्यों बोल रही है कि इनसे लिंक करो? जो MCLR सिस्टम है वो क्यों नहीं चल रहा है? तो एक चीज़ याद रखना, अभी क्या हो गया है ना, प्रॉब्लम आ गई है कि जब भी RBI रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम ज़्यादा करती है तो उसका इफेक्ट बैंकिंग सिस्टम पे जाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपना एक अलग MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट वाला सिस्टम चला रहे हैं, वो तो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से लिंक ही नहीं है। अगर आप रेपो रेट कम भी कर दोगे तो कस्टमर्स तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ तो अलग सिस्टम चल रहा है। इसीलिए अभी गवर्नमेंट इसको हटाने की बातें कर रही है, और फ्लोटिंग जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हटाने की बात कर रही है, ठीक है। तो वही है कि इसमें सेकंड में बोला है कि अंडर दिस जो बैंक हैं वो रिक्वायर है इंटरेस्ट रेट को रेपो से जोड़ने के लिए, 4 से जोड़ सकते हैं, कोई ये नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट से नहीं है, रेपो से है, T बिल से है, T और 5 बिल में के जो भी करेगी उससे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, इसका आंसर हो जाता है D। देखो इसमें क्या होता है ना, कोई भी बेंचमार्क लैंडिंग रेट जो होता है ना, जो भी लैंडिंग रेट होता है वो एक्सटर्नल से भी कनेक्ट हो सकता है। एक्सटर्नल मैंने अभी बताया ये होता है एक्सटर्नल से कनेक्ट। अगर इंटरनल से कनेक्ट होता है तो वो क्या था? इंटरनल से कनेक्टेड वाले में आते हैं, जैसे कि BPCLR हो गया, BPLR हो गया, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट हो गया, एक हो गया बेस रेट हो गया, एक हो गया बेस रेट, और एक हो गया अभी जो MCLR सिस्टम चल रहा है। देखो सबसे पहले चल रहा था ये BPLR बेस रेट, बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट जो भी है, ये 2010 तक चला, ठीक है।
2010 से पहले तक ये चल रहा था, फिर 2010 से लेकर 2016 तक ये चला बेस रेट, और अब कौन सा चल रहा था, MCLR। 2016 से अब तक कौन सा चल रहा था, MCLR, और अब MCLR को भी हटाने की बात चल रही है। अब क्या आएगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क से इसको वो करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये रेफरेंस है उनके इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने का, ये ठीक है। बस सारे हैं बेंचमार्क, मतलब कोई भी बेंचमार्क लेना मतलब रेफरेंस लेना किसी चीज़ को मापने के लिए, ठीक है। तो हो गए हमारे सारे आंसर, आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर बैंक टू बी कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल बैंक अंडर RBI एक्ट। RBI एक्ट के अंडर कौन सी क्राइटेरिया है कि आप शेड्यूल बैंक में आ जाओगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है इट शुड बी इंक्लूडेड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। अगर आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया ना तो इसका मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रहे हो, इतनी बार आता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो RBI एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के अंडर नहीं, सेकंड शेड्यूल के अंडर जो भी बैंक होंगे वो शेड्यूल बैंक में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया सी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, उनको रट लो कि मतलब शेड्यूल कमर्शियल बैंक में का क्राइटेरिया क्या है। पहला है सेकंड शेड्यूल में आनी चाहिए, सेकंड है उनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए उनकी पेड अप कैपिटल। थर्ड है इट्स अफेयर शुड नॉट बी कंडक्टेड इन अ मैनर विच इज डेट्रीमेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स। उसके जो अफेयर्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो डिपोजिटर्स के इंटरेस्ट को डेट्रीमेंट ना करें, उनको खराब ना करें, बिल्कुल उनका ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक में कौन से आते हैं, सारे आते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सारे शेड्यूल बैंक में ही आते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो गया, फर्स्ट रॉन्ग हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी सप्लाई करेक्टली डिफेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में बताना है, तो रट लो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है M1 में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। M1 में सबसे ज़्यादा, 1 मतलब मान लो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज़्यादा पैसे इसी के पास हैं, ठीक है। तो सेकंड है M2, फिर है M3 और फिर है M4। ये क्या लिखा है मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, इसने बोला है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा, तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, मनी सप्लाई का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जाके देखना कि M1 M2 M3 M4 क्या होते हैं, ठीक है। M1 बता देती हूँ, करेंसी जो पब्लिक के पास होती है, और डिमांड डिपॉजिट में बैंकिंग सिस्टम में जितना भी पैसा होता है वो सारा किस में आता है, M1 में आता है। कौन सा, एक तो करेंसी जो मनी पब्लिक के पास होती है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंकिंग सिस्टम के पास होता है, ये दोनों किस में आते हैं, M1 में आते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 हमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर अंडरटेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक की, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, यस, ये टूल भी यूज़ किया जाता है। इसमें ओनरशिप जो है वही ट्रांसफ़र कर दी जाती है, 51% से ज़्यादा शेयर बेच दिए जाते हैं। सेकंड है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सच एज भारत 22 ETF। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे होते हैं, लेकिन ये कहाँ पे ट्रेड होते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें ये भारत 22 क्या है, इसमें पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, 22 पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, उनके जो वो हैं वो शेयर होंगे, तो वो भी क्या है, एक टाइप का डिसइन्वेस्टमेंट भी है ही है। बायबैक ऑफ शेयर मतलब कंपनीज को बोल दिया जाएगा जिसकी कंपनी पहले थी, तो आप जितने भी शेयर है सारे खरीद लो। तो कंपनी अगर शेयर खरीदेंगी तो क्या होगा, वो भी तो एक डिसइन्वेस्टमेंट ही है। गवर्नमेंट ने अगर पैसे लगा रखे हैं, मान लो कोई एक्स कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसमें अपने मान लो 40% शेयर खरीद रखे हैं और 60% किसी कंपनी के, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि बाई बैक कर लो अपने शेयर्स को। बाई बैक मतलब ये इसमें से मान लो 30% तुम ही ले लो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी तो एक टाइप का वही है ना, डिसइन्वेस्टमेंट ही है ना, तो ये भी एक टाइप का डिसइन्वेस्टमेंट है। तो बाई बैक ऑफ शेयर्स भी है और ये सारे क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट के टाइप है। तो इसका आंसर आ गया डी, ठीक है, इसका आंसर आ गया डी, ठीक है। अभी देखो इसके अभी मैं डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखवा देती हूँ, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। सबसे पहले है कि 2016 से एक इंडिया में नोडल एजेंसी है जो कि स्ट्रेटेजिक सेल्स के लिए बनी है इंडिया में, ठीक है। 2016 से एक वो काम कर रही है, उसको बोलते हैं दीपम की फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स, ये कंपनी है जो कि क्या है, एक नोडल एजेंसी है इंडिया में। नोडल एजेंसी है इंडिया में किसके लिए, स्ट्रेटेजिक सेल्स के लिए, PSU की स्ट्रेटेजिक सेल्स के लिए, किसकी, PSU की स्ट्रेटेजिक सेल के लिए एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। 2016 से ये इंडिया में काम कर रही है। अब मान लो आपने इसने सेल भी कर दी, स्ट्रेटेजिक सेल हो गई और गवर्नमेंट को पैसे मिल गए, मान लो एक्स अमाउंट का पैसा मिल गया गवर्नमेंट को, तो वो एक्स अमाउंट को रखेगी कहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया NIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। ये कब बना था,
नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड बना था 2005 में। कब बना था? 2005 में बना था, जिसमें जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट होंगे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के, वो सारा पैसा इसमें जाएगा। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में। ये एक बार मैं करवा भी चुकी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से जाके देखना। ठीक है, करंट अफेयर्स के ही सेशन में था शायद। ठीक है, और इसके बाद देखो अभी ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, इस 1996 में, हिस्ट्री बता रही हूँ मैं इसकी, अभी यहाँ से हिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ कि 1996 में एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बैठा था। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बैठा था 1996 में। किसके अंडर बैठा था? चेयर किया था किसने? जी.वी. रामाकृष्णा। जी.वी. रामाकृष्णा ने उनको वो किया था, हेड किया था। ठीक है, इसने क्या बोला था, किसके लिए बना था ये? टू एडवाइज, सुपरवाइज एंड पब्लिसाइज ग्रेजुअल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन PSUs। ग्रेजुअल डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs। ठीक है, PSU को अगर आपको करना है तो आप एडवाइस भी आप करोगे, सुपरवाइज भी आप करोगे, पब्लिक को भी आप ही देखोगे इसमें। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट एक कमीशन बैठा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1999 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया। 1999 में क्या हो गया? एक डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया। कब बनाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया गया। कब? 1999 में। और 2004 में इस डिपार्टमेंट को किसके अंडर ला दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। किसके अंडर ला गया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ये है कुछ सारी चीज़ें, ये आप अच्छे से देख लेना। देखो क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि 2016 में क्या आया? दीपम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट। ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रेटेजिक सेल की नोडल एजेंसी है इंडिया में। और इसके बाद अगर हमने बेच दिया उसको तो किस में पैसे रखे जाएंगे? नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में उसके पैसे रखे जाएंगे, सेल की। ठीक है, उसके बाद कोई डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बैठा है क्या इंडिया में? यस, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बैठा है। 1996 में बैठा था जी.वी. रामाकृष्णा के अंडर। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट भी बना, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। कब बना? 1999 में बना, और 2004 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ला दिया गया। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये कुछ चीज़ें हैं डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में याद रखना। हो गया हमारा 66 क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 67 क्या? विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन बिटवीन RBI एंड गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट और RBI के बीच में साइन हुआ है, हमें उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है द एग्रीमेंट कॉल्स अपॉन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू मेंटेन द WPI रेट ऑफ इन्फ्लेशन बिटवीन 2% एंड 6%। ये जो एग्रीमेंट है ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बोलता है कि हमें जो WPI का इन्फ्लेशन है, रेट है, वो कितना रखना है? 2 to 6% रखना है। तो याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो ये मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को WPI का नहीं, CPI का रेट रखना है इस रेंज में। CPI का रेट इस रेंज में रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। तो सेकंड क्या है? इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन, अगर गवर्नमेंट अगर RBI 4 + -2 के अंडर अगर वो नहीं रख पाई, इन्फ्लेशन नहीं रख पाई विद इन टारगेटेड रेंज फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। कितने क्वार्टर्स तक? 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक। तो RBI को एक रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, अपना रीजन बताना होगा कि क्यों फेल हुआ। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको RBI को अपना वो बताना होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। इसके बाद ये तो आपको पता चल गया होगा कि CPI जो रेट है वो 2014 से गवर्नमेंट ने करना कि इन्फ्लेशन जो मापेंगे वो CPI से मापेंगे। ये कब RBI ने डिसाइड किया? 2014 से। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई बननी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी कोई बननी चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? इसकी रिकमेंडेशन दी थी उर्जित पटेल कमेटी ने। किसने दी थी? उर्जित पटेल कमेटी ने कहा था कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बननी चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को डिसाइड करे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 RBI से होते हैं गवर्नर को मिला के, और 3 गवर्नमेंट्स की साइड से होते हैं, गवर्नमेंट उनको नॉमिनेट करती है। ठीक है, और इसमें जो डिसीजन होते हैं मेनली किससे होते हैं? मेजोरिटी से होते हैं। मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं। और कितने बार मिलती है? मतलब वैसे तो हर महीने में 2 बार मिलती है ये। ठीक है, लेकिन वैसे कितनी बार मिलती है? साल में एटलीस्ट 4 बार। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम साल में पर ईयर 4 बार मिलनी चाहिए। ठीक है, कोरम कितने मेंबर्स का होता है? कितने मेंबर्स होंगे तभी मिलेगी? कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए। 4 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए इनका। ठीक है, डिसीजन कंसेंसस मेजोरिटी से लिए जाते हैं। ठीक है, और एक याद रखना, एक रिपोर्ट भी निकालती है ये मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। अभी आया था ना जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी निकालती है ये। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 67। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या बोलता है कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट के बारे में हमें बताना है। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होते हैं? देखो, बाई चांस आपके एरिया में किसी ने एक वेयर हाउस खोल लिया। वेयर हाउस खोलने के बाद क्या होगा कि कोई भी फार्मर जाके अपना सामान उस वेयर हाउस में रख सकता है। ठीक है, कोई भी फार्मर वहाँ पे जाएगा, अपना सामान वहाँ पे रखेगा। मान लो, क्यों रखेगा वहाँ पे? क्योंकि मान लो मार्केट में प्राइस नहीं मिल रहा उसको।
ठीक है। मान लो मार्केट में उसको प्राइस नहीं मिल रहा तो वो बेचना नहीं चाह रहा अभी, तो वो क्या करेगा, इसमें अपना वो रख देगा, क्या बोलते हैं उसको, अपना जो प्रोड्यूस है वो इसमें रख देगा, पेरिशेबल जो भी कमोडिटीज़ हैं वो इसमें रख देगा। तो यहाँ से उसको मिलेंगी नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, वो यहाँ से उसको उसकी एक रिसिप्ट मिलेगी। उस रिसिप्ट को दिखा के वो क्या कर सकता है, किसी भी बैंक से लोन ले सकता है, किसी भी बैंक से लोन ले सकता है। और जो भी देखो फार्मर क्या करता है, सबसे पहले फसल को बेच के उसके पास पैसा आता है तभी ना अगली फसल का वो करेगा, मतलब बोएगा या कुछ करेगा। लेकिन अभी उसने बेची तो है नहीं, अगर उसने नहीं बेची तो वो पैसा कहाँ से लाएगा, वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाएगा नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने चलाया है कि नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट जो है इसके बेस पे उनको लोन मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए। ये होता है नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट का कंसेप्ट, ठीक है। और ये किसके अंडर नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 प्रोवाइड फॉर द इशुएंस ऑफ नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स बाय वेयर हाउस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर ये प्रोवाइड करें, बिल्कुल वेयर हाउसिंग WDRA भी बोलते हैं इसको, WDRA एक्ट 2007 के अंडर ये प्रोवाइड की जा रही है। सेकंड है दी फार्मर्स कैन यूज द नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट एज कोलेटरल। ये जो फार्मर्स हैं वो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट को एज ए कोलेटरल यूज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए और टू ऑब्टेन वर्किंग कैपिटल के लिए। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया कि फार्मर्स इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बनी है देखो एक इसके अंदर एक और ऑथोरिटी भी बनी हुई है, नेशनल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, ठीक है। नेशनल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी ऑथोरिटी भी बनी हुई है। ये कब बनी थी, 2010 में बनी थी। किस एक्ट के अंदर बनी थी, WDRA एक्ट के अंदर बनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब किसी एक्ट के अंदर बनी है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन ऑथोरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसके, हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसके दिल्ली में। और जो भी ये नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट्स हैं ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, ये आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती हैं। तो ये डिपार्टमेंट है, ये तो डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वाली इसकी मिनिस्ट्री है। बस और एक और चीज़, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट कब आई थी, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको खरीद सको, तो वो कब आई थी, 2017 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। ये नेशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट कब की गई थी, 2017 में। तो हर चीज़ आपको आगे समझ में आ जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 हमें बतानी है। फर्स्ट द एक्ट सीक्स टू अबॉलिश द APMC सेटअप बाय स्टेट्स एंड गिव फ्रीडम टू द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एनीवेयर विद इन इंडिया। जो ये APMC जो एक्ट है, ये जो एक्ट है इसके अंडर APMC जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। यही तो भ्रम है फार्मर्स को कि जो APMC मंडीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी और हमें केवल और केवल प्राइवेट से ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, APMC मंडीज़ ख़त्म नहीं होंगी, APMC मंडीज़ रहेंगी, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स भी अब आ सकते हैं। सेकंड है नो मार्केट फी टू बी इम्पोज्ड ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अंडर दिस एक्ट। यस, कोई एग्रीकल्चर फी नहीं लगेगी, कोई मार्केट फी नहीं लगेगी, कोई मार्केट फी नहीं लगेगी, ठीक है। और इसके बाद क्या जाता है, थर्ड है इट प्रोवाइड फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। यस, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी हो जाएगा कहाँ पे, SDM लेवल पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उनका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपको जाने, मतलब कोर्ट्स वगैरह में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो 69 का हो गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू बोरोइंग पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट की बोरोइंग पावर के रिस्पेक्ट में हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो बोथ विद इन इंडिया एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया से भी ले सकती है और बाहर से भी ले सकती है। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 292 के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं से भी पैसे उठा सकती है, ठीक है। और ना ही उस पर कोई लिमिट होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर होती है बोरोइंग की। लेकिन हाँ, कोई लिमिट लगा सकता है, यस, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो बाय लॉ लिमिट लगा सकती है। नो लिमिट एक्सेप्ट बाय लॉ, जो पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट के लॉ के अलावा कितना भी पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो बोथ विद इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। सेकंड है द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट रेज लोन आउटसाइड इंडिया। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बाहर से लोन नहीं ले सकती हैं, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे, 293 में। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, क्या है कि वो गवर्नमेंट वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार ले सकती हैं, वो अपने पब्लिक लोन जारी कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी कर सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी तभी जारी करनी होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के, ठीक है। और फॉरेन से वो लोन नहीं ले सकती। फॉरेन, अब आप बोलोगे कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के साथ टाई अप कर रही हैं और वहाँ से कर रही हैं, तो याद रखना वहाँ पर जो ये सेंटर है ना वो एज ए फैसिलिटेटर काम करवाता है, सेंटर फैसिलिटेट करवाता है उसको, तभी वो करती हैं, ठीक है। नहीं तो वैसे फॉरेन फंडिंग वो नहीं करती हैं, ठीक है।
अभी 2017 में जो भी फाइनेंशियली साउंड स्टेट थी, फाइनेंशियली जो साउंड स्टेट थी, उनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि आप बाहर से लोन ले सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप बाहर से लोन ले सकते हो जो फाइनेंशियली साउंड स्टेट है, केवल वही, ठीक है। और गारंटी कौन देगा? उनकी गारंटी देगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी? उनकी गारंटी देगी। और काउंटर गारंटर कौन बनेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंटर गारंटर बनेगी। कौन बनेगी? काउंटर गारंटर बनेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सारी स्टेटमेंट हो गई, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर आ गया सी, ठीक है, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इस पे 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। याद रखना, ये जब बनी ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी 2004 तक रही, और 2004 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी से हटा दिया गया। तो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, अभी ये क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी ये क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकंड है इट फंक्शन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर नहीं है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर है ये। तो पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, तो केवल कौन सी सही है? थर्ड होगी सही। देख लेते हैं। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 द NCSK कैन इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अंडर ये वो कर सकती है। इसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं? एक तो चेयरपर्सन होता है, इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा कितने होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं। वेरी वेरी इसका होता है कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 क्या बोल रहा है? ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड स्टफ्स एंड एडिबल ऑयल इज प्लेस्ड अंडर स्टेट लिस्ट। जो ट्रेड और कॉमर्स है फूड स्टफ्स और एडिबल ऑयल के अंदर, वो स्टेट लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। तो ये बोला इसमें, तो ऐसा नहीं है। जो भी ट्रेड और कॉमर्स है फूड स्टफ और एडिबल ऑयल के अंडर, वो किसके अंदर? इसमें बोला स्टेट लिस्ट के अंडर है। वो किसके अंडर है? कंकरेंट लिस्ट के अंडर है। किसके अंडर है? वो कंकरेंट लिस्ट के अंडर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई रॉन्ग। सेकंड देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नो मीन्स बाय विच द स्टेट कैन ओवरराइड सेंट्रल लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं कोई तरीका नहीं दे रखा जिससे स्टेट जो है सेंटर के लेजिस्लेशन को, जो सेंटर ने लॉ बनाया, उसको हटा सकें। ऐसा नहीं है। ऐसी एक तरीका है। एक तरीका क्या है? अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करे, मान ली स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे, प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन कर दे तो ऐसा हो सकता है कि वो लॉ ओवर पार हो जाए। लेकिन इन प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनदर लॉ पास कर सकती है, उसको बाईपास करने के लिए या उसको रिजेक्ट करने के लिए सेंटर फिर से लॉ पास कर सकती है, ठीक है। और ये किसके अंडर है? आर्टिकल 254 के अंडर। इसके अंडर है आर्टिकल 254 के अंडर ऐसा दिया गया है। तो आगे समझ में? तो यस, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट होने ही नहीं देगी ऐसा। तो सेकंड भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। आंसर आ गया हमारा डी, ठीक है, आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे, ठीक है। 73 हमारा क्या है कि हेक्लियर्स वीटो रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हेक्लियर वीटो क्या? देखो, हेक्लियर वीटो क्या है? हेक्लियर वीटो है कि जिसमें कुछ, मान लो किसी भी ऑथर ने कोई कंट्रोवर्शियल बुक लिख दी या मूवी बना दी, ठीक है, तो जो सोशली पावरफुल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? उसको बंद करवा देते हैं, या तो मूवी को रिलीज़ नहीं होने देते, ठीक है, या फिर उनके मान ले कोई राइटर है तो उसकी बुक पब्लिश ही नहीं होती है, तो वो होते हैं हेक्लियर वीटो। हेक्लियर वीटो मतलब इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच सोशली पावरफुल जो ग्रुप होते हैं वो शट डाउन कर देते हैं क्रिटिकल और इनकन्वीनियंट जो स्पीच होती है कि पब्लिक डिसऑर्डर हो जाएगा, ये पब्लिक डिसऑर्डर हो जाएगा, जनता के उसके खिलाफ है ये, ठीक है, जनता के उसके खिलाफ है। तो ये स्टेटमेंट सेकंड है, इसको बोलते हैं हेक्लियर वीटो, ठीक है, इसको बोलते हैं हेक्लियर वीटो। मेंस में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 क्या है? शेड्यूल ट्राइब के बारे में हमें बताना है। शेड्यूल ट्राइब, द स्टेट कैन नोटिफाई एंड ऐड कम्युनिटीज़ इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। जो स्टेट हैं वो इसके अंडर वो कर सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। स्टेट नहीं नोटिफाई कर सकते। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ही उनको लगा भी सकता है, हटा भी सकता है। अगर यूटी की केस है तो प्रेसिडेंट किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट का केस है तो गवर्नर से कंसल्टेशन ले लेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, ये है। सेकंड है द पार्लियामेंट कैन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड और रिमूव एनी ट्राइबल ग्रुप इन द लिस्ट ऑफ एसटीज। जो पार्लियामेंट है बाय लॉ जो है, देखो याद रखना, कभी मतलब पार्लियामेंट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं, बाय लॉ कर सकती है। ऐसा किससे कर सकती है? पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी को हटा भी सकती है और वो भी कर सकती है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत। आंसर क्या आ गया? डी, कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स की, तो एक है आर्टिकल 366 जिसमें कि डेफिनेशन दी गई है एसटीज़ की, और एक है आर्टिकल 342 जिसमें कि एसटीज़ को कैसे वो करना है,
कैसे उनको करना है, कैसे उनको डिफाइन करना है कि ये एसटीज़ हैं, वो किसके अंडर दिया गया है, आर्टिकल 342 के अंदर दिया गया है। अब आप बोलोगे कि एसटीज़, तो एसटीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ, याद रखना उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एसटीज़ हैं, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा एसटीज़ हैं इंडिया में। और उड़ीसा में याद रखना पीवीटीजीज भी सबसे ज़्यादा है, टोटल पीवीटीजीज कितनी थी 75, उसमें से 13 कहाँ थे, उड़ीसा में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे नाम भी बताए थे मैंने, ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं और पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। और याद रखना हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली और पुडुचेरी इसका जो नाम है, यहाँ पे एक भी ट्राइबल वो नहीं है, कोई भी ट्राइब नहीं है, नो ट्राइब, यहाँ पे कोई ट्राइब नहीं है, ठीक है। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या एसटीज़ के लिए कोई कमेटी बैठी है, मतलब एसटीज़ के इश्यूज़ के लिए कोई कमेटी बैठी है? यस, एसटीज़ के लिए 2 कमेटी बैठी हैं, एक है लोकुर कमेटी, एक तो बैठी है लोकुर कमेटी। कब बैठी थी? 1965 में ही बैठी थी, ठीक है, 1965 में। और एक बैठी थी भूरिया कमेटी। कौन सी कमेटी थी? एक थी भूरिया कमेटी। ये कब बैठी थी? 2002 से लेके 4 में, ठीक है। ये किस, देखो ये पहली थी एसटीज़ को डिफाइन करने के लिए और ये थी उनके सोशल इश्यूज़ को वो करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि क्या एसटीज़ के लिए कोई कमीशन है? यस, एक नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी बना हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी कब बना? 2004 में बना, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी से हटके, ठीक है, 2003 में। और कब, कौन से अमेंडमेंट में बना? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 2004 में बना नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, ठीक है। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़ में क्या क्या आते हैं? एक तो आता है चेयरपर्सन, एक होता है वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर और होते हैं। कौन होते हैं? 3 मेंबर्स और होते हैं। उस 3 मेंबर में एक तो वुमेन होनी चाहिए, एक तो वुमेन होनी चाहिए और एक मेंबर जो है वो जो एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, बस यही है। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन मेंबर्स का कितने साल के लिए होता है? 3 ईयर्स के लिए होता है। कितना है? 3 ईयर्स के लिए होता है इनका अपॉइंटमेंट। क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं? 2 टर्म्स के बाद नहीं हो सकते, नो नहीं हो सकते। कब? आफ्टर 2 टर्म्स। अब मान लें आप 2 बार इलेक्ट हो गए हो वहाँ पे, तब आप तीसरी बार नहीं इलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन फॉर एससी भी बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? आरटीआई एक्ट के बारे में बताना है। फर्स्ट है, ए पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट नीड टू गिव द रीजन फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कोई भी पर्सन जो आरटीआई एक्ट के अंदर कोई सवाल पूछता है तो उसको उसका रीज़न देना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जानना हमारा अधिकार है, बिना रीज़न दिए भी हम आरटीआई में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई वो नहीं है कि हमें कोई रीज़न देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। सेकंड है द इन्फॉर्मेशन साउट फॉर कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी। अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी की बात है तो इन्फॉर्मेशन आपको 48 आवर्स के अंदर देनी होगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि आपको अगर किसी की लाइफ या लिबर्टी का सवाल है तो आपको 48 आवर्स के अंदर वो देनी होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ गया बी, ठीक है। और 30 दिन के अंदर मतलब आपको वो मिल जाएगा जवाब, कितने डेज के अंदर मिल जाएगा? 30 दिन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा आरटीआई का। एक आरटीआई का एक्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई एक्ट, इसमें क्या था? सेक्शन 8 में दिया गया है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकते हो अगर वो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। देखो सबसे 8(1) में है कि आप देने से मना कर सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आरटीआई के अंदर। और सेक्शन 8(2) में क्या है कि अगर वो कोई भी जो है पब्लिक इंटरेस्ट अगर कोई सर्व हो रहा है, मतलब आप छुपा रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को और उससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है तो यस, तब भी आप उस इन्फॉर्मेशन को छुपा सकते हो। तो ये है सेक्शन 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरटीआई एक्ट का। इसमें आप कोई भी ऑफिशियल्स मना कर सकता है वो देने से। और एक है इसका एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है आरटीआई का, सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है? जितने भी हमारे पब्लिक ऑथोरिटीज़ हैं उनको सुओ मोटो डिस्क्लोजर करनी होगी इन्फॉर्मेशन, सुओ मोटो इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करना होगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन सुओ मोटो होनी चाहिए, तो ये भी आरटीआई एक्ट के अंडर है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इलेक्शन एक्सपेंसेस। इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में हमें बताना है, ठीक है। इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में क्या है? द एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स इज स्पेसिफाइड अंडर आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। देखो एक्सपेंडिचर लिमिट बोल रखा है, एक्सपेंडिचर के बारे में बोल रखा है, रिप्रेजेंटेशन देखो कि एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, लेकिन उसकी लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। लिमिट इसकी कहाँ पे स्पेसिफाइड है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी वो कहाँ पे है? ये स्पेसिफाई कहाँ पे है? कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में। लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक्सपेंसेस के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा भी आ सकता है कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में बोला। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ना, ज्योग्राफी का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8,
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, उसमें जाके आप क्वेश्चन नंबर 56 देख सकते हो, ठीक है, सेम उस पर बेस है। सेकंड है इलेक्शन एक्सपेंडिचर इज रिवाइज्ड ऑन ईयरली बेसिस। इलेक्शन जो मेन इसमें जो है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रही हूँ लेक्चर 8 में, यहाँ पे इसकी थोड़ा एनालिसिस है, अभी नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। द इलेक्शन एक्सपेंडिचर इज रिवाइज्ड ऑन ईयरली बेसिस। क्या ईयरली बेसिस पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिवाइज होता है? ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि लास्ट बार जब रिवाइज हुआ वो 2014 में रिवाइज हुआ था, अभी तक कोई रिवीजन नहीं हुआ इसका, ठीक है। और बस यही है, तो फर्स्ट भी नहीं है सही, सेकंड भी नहीं है सही, तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। ड्राफ्ट डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर किसने रिलीज़ किया? डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर किसने रिलीज़ किया? याद रखना, नीति आयोग ने। किसने रिलीज़ किया है? नीति आयोग ने, ताकि लोगों को बताया जा सके कि मतलब आपकी डेटा प्राइवेसी आप चाहें तो किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं आप, तो उसमें लोगों की एम्पावरमेंट की जा रही है, डेटा एम्पावरमेंट, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बताना है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में बताना है, ये क्वेश्चन भी हमारा पहले हो चुका है, देख लेते हैं। फर्स्ट है ए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इज ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर्ड एज एन कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू डील विद द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इट इज मैंडेटरी टू फॉर्म 1 और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाना कंपलसरी है, बिल्कुल सही। थर्ड है द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी शुड बी ए वुमेन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन वुमेन होनी चाहिए, बट हाँ जो भी इसका जो कंपोजिशन होता है, मान लो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कौन कौन होता है? एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 मेंबर्स और होते हैं। 4 मेंबर्स में किसी में भी एक वुमेन होनी चाहिए, 1 शुड बी वुमेन। इन सब में क्या होना चाहिए? 1 शुड बी वुमेन। ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन ही वुमेन हो, कोई एक वुमेन होनी चाहिए। और एक जो है, एक होना चाहिए एक्सपर्ट चिल्ड्रन अफेयर्स में, एक एक्सपर्ट होना चाहिए चिल्ड्रन का, जिसको उसके बारे में हर चीज़ पता हो, ठीक है। तो ये है, तो कोई चेयरपर्सन की बात नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग एंड फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोलता है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। हेड्स मतलब जब भी सारी स्टेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनके हेड्स मिलेंगे, मतलब अगर उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी हैं वो मिलेंगे। इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग ऑफ एससीओ। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वो है, वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की, हेड्स ऑफ स्टेट। सेकंड है द एससीओ ऑफिशियल लैंग्वेज आर रशियन एंड चाइनीज। यस, एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज है। थर्ड है द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रेड्स इज बेस्ड इन बीजिंग। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है रेड्स की, वो जो है वो कहाँ पे है? बीजिंग में है। जो रेड्स की कमेटी है वो याद रखना, वो बीजिंग में नहीं है, वो कहाँ पे है? ताशकंद में है। कहाँ पे है? ताशकंद में है, ठीक है, ताशकंद में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेड्स की जो वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी, वो कहाँ पे है? ताशकंद में है, बीजिंग में नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। एससीओ के बारे में और चीज़ें, एससीओ का देखो, एक तो रेड्स होगी, एक एससीओ का जो सेक्रेटरीट है ना, एक है एससीओ का सेक्रेटरीट, वो है बीजिंग में। ये 2 ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इसके अंदर, एक एससीओ का सेक्रेटरीट वो बीजिंग में है और एक रेड्स जो है वो ताशकंद में है, ठीक है। और बस यही है। और जो इसका एससीओ का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है? 3 साल के लिए उसका अपॉइंटमेंट होता है। सेक्रेटरी जो जनरल होता है एससीओ का, उसका कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है? 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। और एससीओ क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, याद रखना, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कब बनी थी? 2001 में बनी थी, लेकिन फोर्स में कब आई थी? 2003 में आई थी। फोर्स में कब आई थी? 2003 में आई थी। और कौन कौन सी कंट्री हैं? यूरेशियन कंट्रीज हैं इसके अंदर। यूरेशियन ये मिलिट्री, यूरेशियन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। किस लिए बनी थी? ताकि पीस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और सिक्योरिटी आ सके रीजन में, ठीक है। पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसके मेंबर्स कंट्रीज कौन कौन से? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एससीओ के मेंबर्स कौन कौन से? सबसे पहले तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इनको ज्वाइन किया। उसके बाद चाइना, रशिया, अभी बताया कि 2 लैंग्वेज हैं, चाइनीज और रशियन, तभी होंगी जब चाइना और रशिया दोनों होंगे उसमें, ठीक है। चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान। उसके बाद है देखो आज कल के जो वो मैप था उसमें मैंने बताया था कि किर्गिस्तान का मैप, तो उसमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, दोनों कंट्रीज, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये चार जितनी कंट्रीज उसमें लिखी थी ना, सारी ही किसका मेंबर है? एससीओ का मेंबर है। वेरी इंपॉर्टेंट, जाके मैप देखना किसका? किर्गिस्तान का, जो कल के उसमें मैंने दिखाया था, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं किसका मेंबर है? एससीओ के मेंबर हैं ये सारी कंट्रीज, ठीक है। और क्या एससीओ का कोई ऑब्जर्वर भी है? यस, इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं। एक तो अफगानिस्तान है, एक ईरान है, और एक बेलारूस है, और एक है मंगोलिया, ये क्या है? इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, किसकी? एससीओ की, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है
कि हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में बताना है। फर्स्ट है द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इज एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ये जो है एक आउटकम और आउटपुट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। सेकंड है द इंसेंटिव विल बी पेड ओनली इफ मैन्युफैक्चरर्स मेक द गुड्स। यस, तभी दिया जाएगा जब आप बनाओगे सामान। थर्ड है द PLI स्कीम विल बी एक्टिव फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए है और उसका जो बेस ईयर है वो 2019-20 है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? MEIT। और किस पे दिया जाएगा? इंक्रीमेंटल सेल पे दिया जाएगा, इंक्रीमेंटल सेल पे दिया जाएगा। और कितने परसेंट? 4 to 6% इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी और 2-3 चीज़ें हैं, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोलता है? फ्यूचर अर्थ के बारे में बताना है। फ्यूचर अर्थ के बारे में बताना है, तो देख लेते हैं फ्यूचर अर्थ क्या है। सबसे पहले फ्यूचर अर्थ सबसे पहले है फ्यूचर अर्थ इज 10 ईयर ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड सपोर्ट टू एक्सलरेट द ट्रांसफॉर्मेशन टू ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फ्यूचर अर्थ जो है वो 10 ईयर का ग्लोबल रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो कि सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ हमें सपोर्ट कर रहा है, हमें जाने के लिए। लॉन्च कब किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था, अभी लॉन्च नहीं किया गया था। मेनली इसमें क्या सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थर्ड है इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलायंस फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो कौन कर रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की है वो इसको क्या कर रही है? वो कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो गई। आ गया हमारा आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या बोल रहा है? नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में बताना है। ठीक है, नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में हमें बताना है। अब नीलगिरी एलिफेंट जो कॉरिडोर है इसके बारे में बात क्यों चल रही है? क्योंकि देखो 2011 में एक केस चला था। 2011 में एक केस चला, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व के अंदर जो है जितने भी वो थे ना क्या बोलते हैं रिजॉर्ट्स वगैरह, उनको बंद करने की बोली। ठीक है, वहाँ पे उनको बंद करने की बोली वहाँ से कि नहीं, हम इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रहे हैं और आप यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया कि नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया 2011 में कि ये जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला ये सही है, आपको यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, ये एलिफेंट्स के उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये इको फ्रेजाइल जोन है। ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 2020 में फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल दी। तो अब 2020 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसने अपहेल्ड कर दिया है, मतलब सही माना है किसके डिसीजन को? जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको। इसका मतलब अब वहाँ से कॉरिडोर बनेगा, वहाँ से मतलब जो नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर है वहाँ से क्या बनेगा? वहाँ पे देखो नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर में भी एक सिग्योर प्लेटू है, वहाँ पे क्या बनेगा? एक एलिफेंट कॉरिडोर बनेगा और जितने भी रिजॉर्ट्स हैं उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है अभी जो न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, न्यूज़ में चल रही है। फर्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द राइट ऑफ पैसेज ऑफ एनिमल्स बट डिसमिस द क्लोजर ऑफ रिजॉर्ट्स इन द एरिया। ये बोला है कि उसने डिसमिस नहीं किया है, उसने बोला है कि ये भी क्लोजर होंगे, सारे रिजॉर्ट बंद होंगे और वहाँ से केवल और केवल एलिफेंट पास होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया बी। सेकंड है एलिफेंट्स आर कंसिडर्ड एट की स्टोन स्पीसीज फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एंड एनिमल। बिल्कुल, इसको की स्टोन स्पीसीज माना है। थर्ड है द नीलगिरी माउंटेन फॉर्म पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। याद रखना, ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है नीलगिरी, किसका है? वेस्टर्न घाट का पार्ट है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ये। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसके पास नीलगिरी के पास और क्या है? मदुमलाई नेशनल पार्क भी है। देखो मैं आपको एक चीज़ ही बता देती हूँ, ट्रिक से ही बता दूँ आपको। देखो नीलगिरी एक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो 1986 में बना था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारे वो चीज़ आते हैं जैसे कि नागर होल। नहीं, मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आती है याद रखना नीली मूसी बवाना में गई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ट्रिक। ठीक है, अब भी देखो नीली मतलब नीलगिरी से मैंने लिखा, नीली मतलब नीलगिरी। ठीक है, मुंह मतलब एक होता है यहाँ पे मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये हो गया मुंह। ठीक है, सी मतलब सी होगा मतलब साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ से क्या है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? बी मतलब बवाना होता है, BA लिखा जाता है, मतलब अगर इंग्लिश में लिखोगे BAWANA लिखोगे इसको। ठीक है, तो BA क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क। क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद क्या है? WA क्या है? वायनाड नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद क्या है? BWANA क्या है? नागरहोल। NA क्या है? नागरहोल। फिर क्या है? मी क्या है? MA मी मान लो, MA मान लो, मी क्या है? मी क्या है? मद्दूमलाई लिखा ही नहीं जा रहा, मद्दूमलाई
मद्दूमलाई क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारे कहाँ पे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे हैं, इसके अलावा नहीं है, ठीक है। तो मद्दूमलाई ये क्वेश्चन आ जाता है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से हैं, कौन कौन से आते हैं। तो मुखुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, बांदीपुर, वायनाड, नागरहोल एंड मद्दूमलाई। याद करने का तरीका, नीली मूसी बवाना में गई, बवाना एक जगह का नाम है, ठीक है, नीली मूसी बवाना में गई, तो इससे आप याद कर सकते हो कि कहाँ कहाँ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। अभी बताया सिग्योर प्लेटू के बारे में। सबसे पहले है दिस सिग्योर प्लेटू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखना बिल्कुल, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव जोन या फिर इसको बोलते हैं इको फ्रेजाइल जोन भी इसको घोषित किया गया है इसके बीच में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, बिल्कुल सही है। सेकंड है दिस सिग्योर प्लेटू डज नॉट फॉल अंडर एनी नेशनल पार्क। ये भी स्टेटमेंट सही है कि ये किसी नेशनल पार्क के अंदर नहीं आता है, ठीक है। और थर्ड है कि ऊपर का आंसर बता दिया, हाँ। थर्ड है कि दिस सिग्योर प्लेटू इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ये नीलगिरी का पार्ट है और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में आता है सिग्योर प्लेटू, और अभी इसको क्या बोला जा रहा है, एलिफेंट कॉरिडोर बना देंगे इसको, ठीक है, यही बात चल रही है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, ठीक है। और याद रखना सिग्योर प्लेटू से जो है ना 5 रिवर पास होती हैं, सिग्योर प्लेटू से 5 रिवर पास होती हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। 5 रिवर्स पास होती हैं किससे, सिग्योर प्लेटू से। कौन कौन सी रिवर हैं वो, एक है मोयार रिवर, एक होती है मोयार रिवर, एक है सिगुर रिवर जिसके ऊपर इसका नाम है सिगुर रिवर। 3 और हैं, 3 रिवर जिनके पीछे हाला लगता है, हाला, ठीक है। एक है आवारा हाला, ठीक है, एक है आवारा हाला, एक रिवर है केदार हाला, ठीक है, और एक है गुंडा हाला। ये सारे हाला कहाँ पे हैं, केदार हाला, गुंडा हाला, आवारा हाला, सारे कहाँ पे हैं, ये 5 रिवर्स हैं जो सिग्योर प्लेटू से वो होती हैं। और ये सारी कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, नीलगिरी प्लेटू में। कहाँ पे होती है, नीलगिरी प्लेटू में सारी ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 83। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। करा कैनाल प्रोजेक्ट जो रिसेंटली न्यूज़ में, करा कैनाल कहाँ पे है, वहाँ से पास हो रहा है थाईलैंड से, ये मलक्का स्ट्रेट, ताकि लोगों को यहाँ घूम के ना जाना पड़े, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आप हो जाओ। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे है अंडमान सी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साउथ चाइना सी, यहाँ पे क्या है, साउथ चाइना सी। तो जो इसमें बोला कि करा कैनाल प्रोजेक्ट किस किस के बीच में है, तो वो साउथ चाइना सी और अंडमान सी के तो किसके बीच में हो, साउथ चाइना सी और अंडमान सी के बीच में है, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 85 है कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में हमें बताना है। ओह, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव बहुत ही बड़ा है, ठीक है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर टू सेव द वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। वाइल्ड टाइगर को हमें एक्सटिंक्शन से बचाना, बिल्कुल। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव टाइगर को बचाने के लिए था। सेकंड है T/2 गोल इज ग्लोबल कमिटमेंट टू डबल द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स बाई 2022 तक हमें टाइगर्स को डबल करना है। ये क्या था, इनिशिएटिव था, TX2 ये गोल था हमारा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं वैसे तो इसकी, ये ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जिसमें कि शायद 10 मिनट लगने वाली हैं, देखते हैं फिर भी। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। सबसे पहले क्या है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कब आया था, 2008 में आया था। कब आया था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, 2008 में आया था, ठीक है। और इसमें क्या था, 2013 में स्नो लेपर्ड्स को भी इंक्लूड कर लिया गया था। किसमें किया गया था, स्नो लेपर्ड्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। याद रखना, इसको स्कोप को ब्रॉड कर लिया गया था, स्नो लेपर्ड को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसको फाउंड किसने किया था, याद रखना, वर्ल्ड बैंक ने किया था। वर्ल्ड बैंक और बहुत सारी हैं इसमें, वर्ल्ड बैंक में याद रखो। उसके बाद ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और स्मिथसन, सेव द टाइगर फंड, इंटरनेशनल टाइगर कोएलिशन, ये सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो वर्ल्ड बैंक मेन है इसमें, तो इसका फाउंडिंग मेंबर कौन है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और मेन इसको लेड कौन कर रहा है, लेड कौन करता है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जो है इसको वो कर रहे हैं, लेड कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, ठीक है। 2010 में क्या हुआ, 2008 में बना था, 2010 में क्या हुआ, रशिया में एक मीटिंग बुलाई गई सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग बुलाई गई 2010 में, ठीक है, ऑन टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर रशिया में एक सेंट पीटर्सबर्ग में एक मीटिंग बुलाई गई, और उसमें क्या हुआ कि उसमें बोला गया कि एक प्रोग्राम चलाएंगे हम ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम चलाएंगे हम, ठीक है। उसका गोल क्या होगा, उसका गोल होगा जितने भी टाइगर्स हैं उनके नंबर को डबल करना, ठीक है, टोटल टाइगर्स को डबल करना, ठीक है। कब तक, बाय 2022 तक। कब तक, 2022 तक हमें डबल करने हैं जितने भी वो हैं। कितने थे उस टाइम पे, 3200 थे, हमें कितने करने थे, 700 के आसपास करने थे, ठीक है, लगभग डबल करने थे हमें अपने टाइगर्स का नंबर। ये जब सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हुआ उसी टाइम पे यहीं पे डिक्लेयर किया गया ग्लोबल टाइगर डे,
क्या किया गया इसी टाइम पे, एक डे डिक्लेयर किया गया ग्लोबल टाइगर डे। कौन सा? 29 जुलाई को बोला जाता है। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे के रूप में कि हम मनाएंगे, ये भी वहीं पे डिसाइड किया गया। ठीक है, और याद रखना ये जो गोल है ना, इंडिया ने अचीव कर लिया है अभी 2018 में ही। इंडिया ने ये गोल अचीव कर लिया है। ठीक है, हमारा जो गोल है वो अचीव हो गया 4 साल पहले ही। 2022 तक करना था, हमने अपने नंबर को 2018 तक ही कंप्लीट कर दिया है। अब देखो, अभी है ना, अभी क्या था, ये था। अभी तक इसको कौन चला रहा था? वर्ल्ड बैंक। जो इसको जो सेक्रेटरीट प्रोवाइड कर रहा था, वो कौन कर रहा था? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा था। वर्ल्ड बैंक ने 2014 में बोला कि अब मैं आपको सेक्रेटरीट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं आपको नहीं कर पाऊंगा, आपको सेक्रेटरीट प्रोवाइड, आप जो कर वो कुछ करो। ठीक है, तो 2015 में क्या हुआ? 2015 में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव ने क्या सोचा, तो एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, एक काउंसिल बनाई इन्होंने। ठीक है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव सारी कंट्रीज ने मिलकर एक काउंसिल बनाई। उस काउंसिल में क्या डिसाइड किया गया कि जितना जो भी हमारा वर्क है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्या? एक तो ग्लोबल टाइगर फोरम, एक तो बनेगी ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, और एक बनेगी हमारी ग्लोबल स्नो लेपर्ड, एक बनेगी हमारी ग्लोबल स्नो लेपर्ड इन्वायरमेंटल प्लान। ठीक है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इन्वायरमेंटल प्लान। ठीक है, ये जो ग्लोबल टाइगर फोरम होगी, इसका ये होगी टाइगर्स के लिए, ये होगी टाइगर्स के लिए, और ये कहाँ पे होगी? दिल्ली में। ठीक है, ये कहाँ पे होगी? दिल्ली में। ये हमेशा कहाँ पे होगी? दिल्ली में। और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है, ये कहाँ पे होगी? बिश्केक में। ये कहाँ पे होगी? बिश्केक में। ठीक है, बिश्केक डिक्लेरेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और बिश्केक डिक्लेरेशन भी तो अभी बताया था। टाइगर रेंज कंट्री कितनी थी? 13, और ये जो स्नो लेपर्ड कंट्री है वो है रेंज कंट्री 12। तो दोनों में 5 कंट्रीज कॉमन है। ठीक है, 5 कंट्रीज दोनों में कॉमन है। टोटल मिला के 20 कंट्रीज का ये प्रोग्राम था, मतलब 20 कंट्रीज थे इस काउंसिल में। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। और अभी जो ये ग्लोबल टाइगर फोरम है, जो ये ग्लोबल टाइगर फोरम है, ये इंडिया में तो होती है, कब होती है? हर 3 साल बाद, एवरी 3 ईयर्स। कब होती है? हर 3 साल बाद होती है। ठीक है, जनरल असेंबली की इसकी मीटिंग, ग्लोबल टाइगर फोरम की। अब इसके बाद क्या है कि इंडिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं टाइगर की कंजर्वेशन को लेके। जैसे कि एक हो गया प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में चल रहा था। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये। कौन सा है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, याद रखना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये चल रहा है। ठीक है, और टाइगर रिजर्व्स इंडिया में बनाए हैं, जिसमें कि कोर जोन और बफर जोन का कंसेप्ट है। कोर जोन और बफर जोन का कंसेप्ट है। ठीक है, और मतलब कोर जोन का क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट भी बोलते हैं। किसके अंडर? FRA के अंडर, जिसको वो किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट उसको डिफाइन करती है। उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी इंडिया ने बनाई 2005 में। किसके अंडर बनाई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनाई, 1972 के इसके अंडर बनाई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। उसके बाद इंडिया में हर 4 साल बाद टाइगर सेंसस भी होता है। हर 4 साल बाद क्या होता है? हर 4 साल बाद टाइगर सेंसस भी होता है। हर 4 ईयर्स के बाद टाइगर सेंसस होता है। उसके बाद एक एम स्ट्रिप्स स्कीम भी चल रही है। एम स्ट्रिप्स के नाम से एक स्कीम भी चल रही है, 2010 में आई थी एम स्ट्रिप्स क्या है? एम स्ट्रिप्स की अगर फुल फॉर्म बताऊं तो वो है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टेटस। अभी मैंने बोला कि थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल के बाद। तो अभी जो लास्ट सेंसस हुआ था वो था 2018 में। अभी जो लास्ट सेंसस हुआ था टाइगर, वो हुआ था 2018 में। उसकी कुछ बातें मैं आपको बता दूं। उसमें क्या था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतलब वो मिले थे टाइगर्स। उसके बाद कहाँ पे मिले थे? उसके बाद मिले थे हमें कर्नाटका में, और उसके बाद कहाँ पे मिले थे? उत्तराखंड में। ये था नंबर जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिले हमें। ठीक है ना, मैक्सिमम टाइगर्स यहाँ पे मिले हमें इस स्टेट में, MP में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जो था वो टाइगर्स का नंबर डिक्रीज कर रहा था। ये भी चीज़ें सामने निकल के आई। और 3 टाइगर रिजर्व ऐसे मिले जहाँ पे एक भी मतलब टाइगर नहीं मिला। कहाँ पे मिले? एक तो था डेम्पा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर था? मिजोरम में। एक भी यहाँ पे नहीं मिला। उसके बाद टाइगर रिजर्व था हमारा बक्सा, जो कि था वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे भी एक भी टाइगर नहीं मिला। उसके बाद था पलामू, ये कहाँ पे था? झारखंड में। यहाँ पे भी एक भी वो नहीं मिला, क्या टाइगर नहीं मिला यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा अगर टाइगर की पॉपुलेशन मिली किसी एक उसमें टाइगर रिजर्व में, तो होता है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन मिली टाइगर्स की। ठीक है, और अगर जोन की बात करूँ, मतलब लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस टाइगर पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कहाँ पे, मतलब पूरे अगर रेंज की बात करूँ तो वहाँ तो वैसे रेंज कहाँ पे है? तो वहाँ पे याद रखना 724 टाइगर्स हैं वेस्टर्न घाट में। तो और कहाँ पे है वो रेंज है नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मदुमलाई,
सत्यमंगलम, सत्यमंगलम, बिलगिरी, रंगानाथा टेम्पल जो भी है, ठीक है। ये जो रेंज है ना, ये रेंज इसको ब्लॉक भी बोलते हैं, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिले हैं, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिले हैं। और याद रखना एक सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, उसको बोलते हैं नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है बोर टाइगर रिजर्व। बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है? आंध्र और तेलंगाना में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। देखो क्या क्या हमने किया है। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कब बना था? 2008 में बना था। किसने बनाया था? वर्ल्ड बैंक के उससे बना था। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज थी। 2010 में क्या हुआ? एक मीटिंग बुलाई गई सेंट पीटर्सबर्ग में, उसके अंदर था एक ग्लोबल टाइगर डे को मनाया गया और एक ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को किया गया कि हमें कितने टाइगर रिकवर करने हैं, TX/2, ठीक है, ये करने थे 2022 तक। फिर क्या हुआ? 2015 में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि हम आपकी मीटिंग अब नहीं करवा पाएंगे, तो एक काउंसिल बनाएगी GTI काउंसिल की, हमें 2 काम करने हैं। एक तो टाइगर को कंजर्व करना है, तो इसके लिए ग्लोबल टाइगर फोरम बनाएगी, और एक हमें करना है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एनवायरमेंटल प्रोग्राम, कि अब हम ये किस में करेंगे? टाइगर को कंजर्व करने के लिए मीटिंग करेंगे दिल्ली में, और स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए मीटिंग करेंगे बिश्केक में, ठीक है। और इसकी रेंज कंट्री है टाइगर की 13, इसकी 12, टोटल 5 कॉमन है, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज होगी 20। तो ये टोटल जो काउंसिल थी 20 कंट्रीज की काउंसिल थी। उसके बाद इंडिया में कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। टाइगर रिजर्व्स भी इंडिया में बहुत सारे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। टाइगर सेंसस 4 साल बाद होता है। एम स्ट्रिप्स, ये भी एक स्कीम है टाइगर्स को बचाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? 2018 में मैंने बताया कि सर्वे हुआ, उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। MP में सबसे ज़्यादा टाइगर मिले, नॉर्थ ईस्ट में टाइगर का नंबर डिक्लाइन हो रहा है। 3 टाइगर रिजर्व जहाँ पे एक भी नहीं है, डेम्पर टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिले हैं अगर सिंगल टाइगर रिजर्व की बात की जाए। अगर सबसे बड़े कॉन्टिग्यूअस जोन की बात की जाए जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर है, वो है ये वाला जोन नागरहोल जो मैंने बोल दिया। और यहाँ पे क्या है? वेस्टर्न घाट्स में है ये, यहाँ पे 724 वो है टाइगर्स हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ कट। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? ग्रेड क्या है? ग्रेप क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? ये क्या है? याद रखना, ये किसके लिए है? एयर पोल्यूशन को वो करने के लिए, एयर पोल्यूशन को वो करने के लिए। दिल्ली और NCR के आसपास का रीजन के लिए, ये दिल्ली और NCR के आसपास के रीजन के लिए है। 2016 में नोटिफाई हुआ था ये, और 2016 में ये नोटिफाई हुआ है, ठीक है। 2017 में ये नोटिफाई हुआ है, तो 16-17 में ये बना है, ठीक है। किसने बनाया है इसको? EPCA ने बनाया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको बनाया है। किसके अंडर? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1986 के, ठीक है। 4 कैटेगरीज में ये उसको बांटता है, पुअर और ये और वो, PM कंसंट्रेशन के बेस पे, PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन के बेस पे ये ग्रेड देता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या? नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? तो देखो, मतलब टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन तो यार सारे लगभग सब में सारे ही जगह यूज हो सकती हैं। यहाँ पे भी हो सकती है, ऑटोमोबाइल्स में भी यूज हो सकती है, हाई पावर रिचार्जेबल बैटरी में भी यूज हो सकती है, तो हर जगह ये यूज हो सकती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या बोलता है? स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री के बारे में बताना। स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मतलब छोटे सैटेलाइट तो जब आसमान से गिरते हैं तो वो जल जाते हैं, तो उनका कुछ नहीं गिरता है, ठीक है। लेकिन जब बड़े स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो आके नीचे धरती पे गिरते हैं, तो जो इनको है एक जगह दी गई है, तो वो जगह कहाँ पे है? जहाँ पे वो आके गिरते हैं, तो वो कहाँ पे गिरते हैं? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। कहाँ पे गिरते हैं? पैसिफिक ओशन में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैसिफिक ओशन को इसीलिए स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री भी बोला जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। 89 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डेवलप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अगेंस्ट किस में वो नहीं हो सकता? तो देखो, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सब में रेजिस्टेंस हो सकता है, वायरस में भी हो सकता है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है, फंगाई में भी हो सकता है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब तीनों में ही हो सकता है। तो आंसर हो गया इसका D, ठीक है, क्योंकि सब में होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। 90 क्या है? FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज हमें बतानी है। FATF स्टाइल रीजनल बॉडी मतलब जो किसको? मनी लॉन्ड्रिंग को वो करें और टेरर फाइनेंसिंग को करें। तो कौन कौन सी बॉडी हैं? तो पहला, दूसरा, तीसरा बोल रखे हैं। पहली है APG मतलब एशिया पैसिफिक ग्रुप। सेकंड है कैरेबियन FATF। थर्ड है मनीवेल क्या है? ये यूरोप की है कोई, ठीक है। फोर्थ है कि यूरोपियन ग्रुप। तो ये याद रखना, ये सारी ही क्या हैं? FATF लाइक बॉडी हैं, जो ये सारी मतलब FATF लाइक ही काम करती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। FATF किसने बनाया था? G7 कंट्रीज ने बनाया था। कब बनाया था? 1989 में बनाया था। कब बनाया था? 1989 में बनाया था। तो इसका तो हो गया आंसर D। क्या और भी बॉडी हैं? तो यस, और भी बॉडी हैं, मतलब एक FATF है हमारी लेटिन अमेरिका की। कहाँ पे है? लेटिन अमेरिका की है एक FATF बॉडी हमारी। और एक है ईस्टर्न
ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप, ठीक है, ये ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन ग्रुप है। उसके बाद है एक मीना, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, FATF ये है। और क्या है, एक टास्क फोर्स है हमारी मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के लिए, मिडल ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के लिए भी एक है, इसको बोलते हैं GABEC भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी बॉडीज ये भी क्या है, FATF लाइक बॉडी ही है, ठीक है, ये सारी भी FATF लाइक बॉडी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, हमें लेबर ब्यूरो के बारे में बताना है। अभी आज हमने किया है लेबर ब्यूरो के बारे में, ठीक है, अब देख लेते हैं, ठीक है, लेबर ब्यूरो के बारे में अभी थोड़ी देर पहले CPI इंडस्ट्रियल वर्कर में हमने देखा था, ठीक है। सबसे पहले है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का जो है ये एनुअल सर्वे करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि एनुअल सर्वे करता है किसका, इंडस्ट्रीज़ का। सेकंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, अभी बताया कि उनके लिए इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये निकालता है। थर्ड ऑक्यूपेशनल वेज सर्वे भी ये करता है, तो तीनों चीज़ करता है, तो इसका आंसर आ गया C, लेबर ब्यूरो ये तीनों काम करता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फर्स्ट है बोथ चाइना एंड चाइनीज तापाई आर मेंबर्स ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिल्कुल। सेकंड है इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग बैरियर इन ट्रेड बाय रिक्वायरिंग इट्स मेंबर टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। याद रखना ये अकेला ही ऐसा ग्रुप है, इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप है जो ट्रेड बैरियर्स को हटाना चाहता है, लेकिन उसके जो वो फीचर्स हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, उसके जो फीचर्स हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो आंसर आ गया A। एशिया पैसिफिक ग्रुप आप बोलोगे, एशिया पैसिफिक ग्रुप में केवल वही कंट्रीज हैं जो पैसिफिक ओशन से मतलब चारों तरफ है, पैसिफिक ओशन के चारों तरफ है, इसीलिए इंडिया अभी तक इसका मेंबर नहीं बना है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, कब बनी थी, 1989 में बनी थी। मेंबर्स कितने, 21 है, ठीक है, मेंबर्स कितने, 21 है। इंडिया मेंबर नहीं है क्योंकि इंडिया पैसिफिक ओशन को सराउंड नहीं करता है, ठीक है, या फिर उसमें पैसिफिक ओशन में नहीं है, ठीक है। और क्या है, एक और इसमें दो चीज़ें मतलब दो वो है इसमें, एक तो है पुत्राजाया विजन, ये जो है किसका है, ये हमारे एशिया पैसिफिक ग्रुप का, ये 2014 के 40 पुत्राजाया विजन 2040 का। इसमें हमें क्या करनी है, बैलेंस्ड ग्रोथ करनी है, प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, पीसफुल एशिया पैसिफिक रीजन, एशिया पैसिफिक को हमें पीसफुल रखना है, प्रोस्परस रखना है, और वहाँ पे ग्रोथ होती रहनी चाहिए। ये है पुत्राजाया विजन 2014 का, किसका है, APEC का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पुत्राजाया विजन किससे रिलेटेड है, 240 किससे रिलेटेड है। दूसरा है एक बोगोर क्या, बोगोर एक जगह का नाम है, बोगोर जगह कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। बोगोर एक जगह का नाम है, ये एशिया में है। यहाँ पे फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन एशिया पैसिफिक के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई थी कि बोगोर गोल्स थे, ठीक है, कि जो 2010 तक इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमीज़ हैं उनको फ्री कर देना है अपना ट्रेड, और 2020 तक जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने जो वो है ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को वो कर देना, फ्री कर देना है। ये बात हुई थी बोगोर गोल्स में। कब हुए थे बोगोर गोल्स, 1994 की बात है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोगोर गोल्स किससे रिलेटेड है, पुत्राजाया विजन किससे रिलेटेड है, APEC का हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत ही अच्छे से मैं एक बार करवा भी चुकी हूँ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हमें बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या, दी एग्रीमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज साइंड एट ब्रिक्स समिट इन फोर्टिलाजा। यस, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था वो फोर्टिलाजा में जब ब्रिक्स समिट हुई वहाँ पे हुआ था, क्योंकि ये इसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज ने इसको बनाया था। कब बनाया था, 2014 में, ठीक है। सेकंड है ऑल द मेंबर्स ऑफ UN आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ NDB के जो मेंबर्स हैं वो जितने भी वो हैं वो बन सकते हैं, बिल्कुल जितने भी UN मेंबर्स हैं वो सारे बन सकते हैं। थर्ड है द NDB कैन फाइनेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड में क्यों करेगी भाई, डेवलपिंग कंट्रीज में करेगी, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं, कहाँ पे करेगी, डेवलपिंग कंट्रीज में करेगी। तो सेकंड हो गया इसका वो, तो इसका जो आंसर हो गया ये न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स ने बनाया, 2014 में बनाया। 2018 में इसको जो है UN जनरल असेंबली की वो भी मिल गई, 2018 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, शंघाई में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, शंघाई में, ठीक है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने तभी बताई थी इसके बारे में कि इसके जो रीजनल ऑफिस हैं सब कंट्रीज़ में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के केवल इंडिया में नहीं है इसका रीजनल ऑफिस, इंडिया में इसका रीजनल ऑफिस नहीं है। मेंबरशिप सभी के लिए खुली हुई है, 1 मेंबर 1 वोट है। एक और इंपॉर्टेंट SI बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके मेंबर्स जो हैं वो हैं 103। कितने हैं इसके मेंबर, 103। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बीजिंग में। और इसके जो वोट्स हैं वो साइज़ के हिसाब से हैं, जिसकी जितनी ज़्यादा GDP होगी उसका इतना ज़्यादा साइज होगा। इसका मतलब जो चाइना का जो वो है इसमें सबसे ज़्यादा है शेयर, ठीक है, और शेयर भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मेंबरशिप जो भी एशियन डेवलपमेंट बैंक वाली कंट्रीज़ और वर्ल्ड बैंक वाली कंट्रीज़ जो भी होंगी वो सारी इसको ज्वाइन कर सकती हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की जितनी कंट्रीज़ होंगी सारी इसको ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको जितनी भी UN वाली बॉडीज़ होंगी वो सारी ज्वाइन कर सकती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दूसरी बार ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे।
क्वेश्चन नंबर 94 में ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क। फर्स्ट है इट इज़ क्रेडिट प्रोटोकॉल टू फाइनेंस द एमएसएमई। तो ये जो है ये क्रेडिट प्रोटोकॉल है इसको वो करने के लिए। तो देखो ये क्या है, इसने बोला क्या है कि ये एमएसएमई को देखो याद करना, ये किसी को फाइनेंस नहीं करता, ये एज ए मेडिएटर काम करता है। ये एक मेडिएटर, ये मान लो एक प्लेटफॉर्म है, मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, मान लो मैं हूँ ये ओपन क्रेडिटर इनेबल नेटवर्क मैं ही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैंने बैंक से टाई अप कर लिया और मैंने जो लोगों को पैसे लेने हैं उनसे टाई अप कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं जो भी जिनको पैसे लेने हैं और बैंक है मैं उनकी बात करवा दूंगी। तो मैं क्या हूँ, एज ए फैसिलिटेटर हूँ, एज ए मेडिएटर हूँ, मैं कोई किसी को लोन प्रोवाइड नहीं कर रही। तो इसमें बोल रखा है ये क्रेडिट प्रोटोकॉल फाइनेंस करने के लिए नहीं, ये खुद फाइनेंस नहीं करेगा, ये बैंक से करवाएगा, ये एज ए मेडिएटर है, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था, ये 2020 में लॉन्च किया गया है ये, ठीक है। और एक सहाय ऐप है ना, सहाय ऐप, उसके थ्रू ये मतलब काम करेगा, ठीक है। जैसे यूपीआई किस में काम करता है, भीम में काम करता है, ऐसे ही जो OCEN है ये सहाय में काम करेगा, सहाय ऐप है एक, ठीक है ना, वहाँ पे काम करेगा ये, ठीक है। किसने डेवलप किया था, आई स्पिरिट कोई नाम का कोई इंस्टीट्यूशन है, उसने इसको किया है, इसको किया है, बिल्कुल आ गया समझ में। सेकंड RBI ने डेवलप किया, RBI ने इसको नहीं डेवलप किया, तो आंसर आ गया डी, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। फर्स्ट है ट्रेड रिलेटेड ट्रिप्स जो है कवर ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड ट्रेड सर्विसेज, यस तीनों को कवर करता है। सेकंड है अंडर दोहा डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज पब्लिक हेल्थ दी member countries have the right to grant compulsory license for the manufacture of essential life सेविंग ड्रग्स। दोहा डिक्लेरेशन के अंडर क्या है, दोहा डिक्लेरेशन कब आया था, 2001 में आया था। उसमें क्या कहा गया था, यही कहा गया था जो बोला कि राइट टू ग्रांट कंपल्सरी लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एसेंशियल ड्रग, अगर एसेंशियल ड्रग है तो आप उसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस ले सकते हो, ठीक है। तो और ये कब दोहा डिक्लेरेशन जो है ये हो गया था। ट्रिप्स जो था वो कब अडॉप्ट किया गया था, ट्रिप्स एग्रीमेंट कब वो किया गया था, 1995 में। कब किया गया था ट्रिप्स, 1995 में। कब, WTO। ये क्या करता है, ये चाहता है कि जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, डोमेस्टिक लॉज पास करें, इसके लिए क्या करें, डोमेस्टिक लॉज पास करने के लिए ये बोलता है। और याद करना तो इंडिया भी इसका मेंबर है क्योंकि इंडिया WTO का मेंबर है, ठीक है। और याद रखना इंडिया जो है वो WIPO का भी मेंबर है, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो और ये कौन सी रिपोर्ट निकालती है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की रैंक 2019 में 52nd थी इसके अंदर, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इंडियन पेटेंट लॉ जो है, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर गवर्नमेंट जो है कंपल्सरी लाइसेंसेस ग्रांट कर सकती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट होगी सही। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में हमें बताना है। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया था, 2001 में आया था, ठीक है। POP पे फोर्स में कब आया था, 2004 में आया था। मेंबर्स कंट्री कितनी है इसकी, मेंबर कंट्रीज इसकी कितनी है, 181, ठीक है, 181 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। किसके लिए था, ताकि हमें ये क्यों था, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को पार्टिकुलर ये जो POP थे, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो इन्वायरमेंट में हमेशा रहते हैं, उनके लिए आया था ये, ठीक है। सबसे पहले ऑल POP एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड इन इंडिया। ऐसा नहीं है, हर एक गवर्नमेंट को अलग से अपने वो बनाने होंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने है ना इंडिया में जितने भी स्टॉकहोम कन्वेंशन में उनमें से 7 को इंडिया ने अभी वो किया है, अप्रूव किया है। तो आप उनके नाम बताना कि इंडिया ने किन किन को अप्रूव किया है, ठीक है। तो अलग से करना पड़ता है, कोई ऑटोमेटिकली रेगुलेट नहीं होता है। सेकंड है POP इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो ये हैं इंडिया में, ये जो होते हैं ये इनको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर ये वो होते हैं रेगुलेट। तो ये स्टेटमेंट भी रहूँगा क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर रेगुलेट नहीं होते, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये रेगुलेट होते हैं जितने भी ये केमिकल्स हैं। तो दोनों स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग होगी, आंसर आ गया इसका डी, ठीक है, आंसर आ गया इसका डी। और एक चीज़ याद रखना कि इसको मतलब जो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है, इसको जो फंड प्रोवाइड करती है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी कुछ भी है, ये ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी वो है, वो इसको प्रोवाइड करती है। कब बनी थी, 1992 में बनी थी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, USA में हेडक्वार्टर्स इसके, रियो समिट में बनी थी ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये क्या है, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म इसको प्रोवाइड करेगी। क्या ग्लोबल ये ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या किसी और को भी वो प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है? यस, 5 ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करती है, UNCBD और एक हो गया स्टॉकहोम, ये तो मैंने बता दिया। UN, एक है CCD, एक है CBD, एक है CCD और एक है मीनामाटा कन्वेंशन, एक है मीनामाटा कन्वेंशन। इन 5 को जो फंडिंग प्रोवाइड करती है वो करवाते हैं GEF, पता नहीं मैं इसका नाम शायद गलत बोल रही हूँ, ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी है शायद,
हाँ यही है शायद, ठीक है, आप एक बार इसका नाम चेक कर लेना, GEF, ठीक है। और इंडिया जो है, क्या इंडिया स्टॉकहोम कन्वेंशन का पार्ट है? यस, इंडिया जो है, इंडिया स्टॉकहोम कन्वेंशन का पार्ट है। इंडिया कब इसका पार्ट बना था? 2003 में इंडिया ने साइन किया था, 2006 में इंडिया में फोर्स में आ गया था ये, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। वैसे कब बना था स्टॉकहोम कन्वेंशन? वैसे स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 में फोर्स में आया था, लेकिन इंडिया में कब फोर्स में आया था? 2006 में। अभी इंडिया में DDT को एग्जेम्प्ट कर रखा है उससे, स्टॉकहोम कन्वेंशन से, क्योंकि इंडिया में केवल हम DDT को यूज़ कर सकते हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो इनके अंडर नहीं है इंडिया में DDT अभी स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर बैन नहीं है, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में है। तो 96 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये तो मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, ये मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? G7 में कनाडा है, फ्रांस है, जापान है, चाइना नहीं, केवल एशियन कंट्रीज, जापान है G7 में और UK है। तो 4 नहीं है, सारे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? B आ गया। 97 का आंसर क्या आ गया? B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 में क्या है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट कहाँ पे? बेसल में। उसके बारे में बताना है। इट मिशन इज टू सर्व सेंट्रल बैंक इन देयर परस्यूट ऑफ मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यस, ये सेंट्रल बैंक को सर्व करता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट्स हेड ऑफिस इन रोम, इटली। अभी बताया बेसल में है, रोम में कहाँ से आ गया? बेसल कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, इटली में नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, आंसर आ गया ए। थर्ड है, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज़। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, नहीं करता है, केवल सेंट्रल बैंक से ये डील करता है। और लगभग बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बना था 1930s में, ठीक है, 1930 में बना था। और लगभग 63 सेंट्रल बैंक है अभी इसके अंदर वर्ल्ड के, और 63 सेंट्रल बैंक वो हैं, अगर इन सब की उसको मिला जाता है तो 95% वर्ल्ड की GDP को कवर कर लेते हैं, ठीक है। हो जाता है 98। आ जाते हैं 99 पे। 99 क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो देख लेते हैं। इट इज़ ए मल्टी पार्टी एंड सीक टू गाइड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है मल्टी पार्टी है और इसको वो करते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मल्टी पार्टी है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी था। क्या है? इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है, ठीक है। इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है। किसके रिस्पेक्ट में? हमें साथ में ध्यान रखना है ह्यूमन राइट्स का, डाइवर्सिटी का, इंक्लूजन का, इनोवेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, और थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में हमें समन्वय बनाना है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फाउंडिंग कंट्रीज 15 फाउंडिंग कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी एक है, ठीक है। 15 फाउंडिंग कंट्रीज थी जिसमें इंडिया भी एक है। सेकंड है, द इनिशिएटिव इज क्रिएटेड बाय फ्रांस एंड कनाडा, यूरोपियन यूनियन, USA एंड जर्मनी ओनली। देखो तो इसका मतलब हमें कंट्रीज देखनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब फ्रांस भी है, कनाडा भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, USA भी है और जर्मनी भी है, ठीक है। और कौन कौन से मेंबर हैं इसमें? एक है ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी भी हो गया हमारा, इंडिया मैंने अभी बता दिया, इटली एक है इसके अंदर, इटली एक है जापान, ठीक है, एक है इटली, एक है जापान, एक है कोरिया, एक है मैक्सिको, एक है न्यूजीलैंड, एक है सिंगापुर, एक है स्लोवेनिया, एक USA तो हो गया, USA UK, ये हैं सारी कंट्रीज। ये 15 कंट्रीज हैं जो इसके अंदर, जो इसने इसको फाउंड किया है। इसके सेक्रेटरीट कहाँ पे हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके जो सेक्रेटरीट हैं वो है OECD में, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, हाँ शायद यही है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इस कंट्रीज़ में है। इंडिया OECD का पार्ट नहीं है, इंडिया OECD का पार्ट नहीं है। कब बनी थी OECD? 1961 में बनी थी और इसके 37 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। OECD के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पेरिस में है। इसका मतलब आर्टिफिशियल जो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पेरिस में है। क्या OECD किसी और का सेक्रेटरीट है? थोड़े शायद मैंने पहले जब क्वेश्चन करवाया तब बताया था। FATF के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी कहाँ पे हैं? हमारे OECD में ही है। FATF के हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट जो है वो भी कहाँ पे? OECD में है। एक OECD का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसको बोलते हैं पीसा प्रोग्राम। पीसा क्या है? प्रोग्राम, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। क्या है? प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट असेसमेंट। ये प्रोग्राम OECD का चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में इंडिया इसमें टेक पार्ट लेने वाला। बहुत साल से इंडिया ने छोड़ा हुआ था, बोला हुआ था कि हमारे से वो करते हैं, मतलब हमारी कंट्री से भेदभाव करते हैं और हमारी कंट्री का रैंक इसलिए ज़्यादा पीछे लगा देते हैं। तो ये था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्वीडिश टेक्नोलॉजी टोरिफिकेशन कैन कन्वर्ट राइस डबल इनटू बायोचार। याद रखना ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं टोरिफेक्शन, इसमें राइस डबल को बायोकोल में कन्वर्ट किया जाएगा। सेकंड है, टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व्स हीटिंग अप स्ट्रो ग्रास सो मिल रेसिड्यू एंड वुड बायोमास टू 500, देखो ये 500 डिग्री सेल्सियस, 750 नहीं है, ये 250 डिग्री सेल्सियस से 350 के बीच में हमें स्टबल को गर्म करना है और उसके बाद एक केमिकल, इसके बाद एक कोल लाइक पिलेट्स बन जाएंगे उसके,
किसके, कोल लाइक पिलेट्स बन जाएंगे, किसके, स्टबल के। उन कोल्स लाइक पिलेट्स को आप कोल के साथ जला सकते हो। कोल के साथ जलाओगे तो उसको बोलेंगे सिंथेटिक कोल। इससे हमारा ग्रीन हाउस एमिशन भी कम होगा, सिंथेटिक कोल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट ठीक है, तो आंसर आ गया ए। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, आज सबसे बड़ा लेक्चर हमारा हो गया है। सो आज का लेक्चर हम इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि लोग सब्सक्राइब करें और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव कि नहीं लग रहा है। सो इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।